सोचो अगर तुम्हें मौका मिले मास्टर बनने का, लेकिन डिसाइपल सब लड़कियां हों और ऊपर से उनके पास हो ऐसी लेजर स्किल्स जिनसे ताकतवर डीमन भी हिल जाए। हाँ, यही है कहानी स्टार्टिंग एज अ मास्टर ऑफ फीमेल डिसाइपल्स लेजर स्किल्स की, जहां हमारा लड़का स्टेप बाय स्टेप बनाता है अपना नाम, कभी मस्ती कभी शौक देने वाला, और हर मिशन में बढ़ाता है अपनी ताकत। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सिर्फ डिसाइपल्स का मास्टर रहेगा या और भी कुछ? सब कुछ शुरू होता है यी मैंशन से। हमारा प्रोटैगनिस्ट स्यूक्सियान मॉडर्न वर्ल्ड से ट्रांसमिग्रेट होकर आया है। अभी उसने उस लड़के की कहानी जानी है जिसका बॉडी उसने टेक ओवर किया है। ये लड़का यी फैमिली के हेड का इलेजिटिमेट सन था, कमजोर और डरपोक, माँ के बिना बड़ा हुआ, पूरी फैमिली ने उसे ह्यूमिलिएट किया, और सबसे बुरी बात, यहाँ मार्शल स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। उसके पास टैलेंट बिल्कुल नहीं था, इसलिए हर वक्त बुली होता था। तभी एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, ये बास्टर यहाँ क्या कर रहा है? शायद माँ को ढूंढ रहा है जो उसके पास है ही नहीं। तीन और आ जाते हैं। कोई बोलता है उसकी माँ शायद स्ट्रीट पर अबैंडन हुई है, दूसरा बोलता है जरूर किसी ब्रॉथल में होगी। ये सब बस उसे ह्यूमिलिएट करने आते हैं। लेकिन हमारा श्यूक्सियन इस बार बोलता है, चुप रहो। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये लड़का पहले हमेशा कावर्ड रहता था, आज अचानक वो थोड़ा ब्रेव लग रहा था। श्यूक्सियन फिर से कहता है, लगता है तुम्हारे कान गंदे हैं, इसलिए दोबारा कहता हूँ, चुप रहो। ये सुनकर उनका पेशेंस खत्म हो जाता है। वो उसकी कॉलर पकड़कर बोलते हैं, लगता है तुझे एक लेसन चाहिए। वो उसे शेक करते हैं और श्यूक्सियन लड़ना चाहता है लेकिन बहुत वीक है। तभी कोई पूछता है, तुम लोग कर क्या रहे हो? एक लड़की इशारा करके कहती है, ये लड़का फिर भी फैमिली के हेड का बेटा है, इसे मत छुओ। उसका नाम था यी चिनफेंग। एक लड़का दूसरे से फुसफुसाता है, मैडम को इस लड़की का खाना बहुत पसंद है, बेहतर होगा ट्रबल न करें। वो श्यूक्सियान को जमीन पर फेंक कर चले जाते हैं और बोलते हैं, आज किस्मत अच्छी थी, अगली बार पिटाई पक्की। चिनफेंग उसे उठने में मदद करती है और पूछती है, तुम ठीक हो? लड़के की यादें देखते हुए श्यूक्सियान को याद आता है कि ये अकेली थी जिसने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, अचानक फीमेल डेली लाइफ स्किल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक अच्छे रीइंकार्नेटर की तरह श्यूक्सियान को सरप्राइज नहीं होता। उसे मैसेज मिलता है वो फीमेल डिसाइपल्स रिक्रूट कर सकता है और उनकी डेली लाइफ स्किल्स जितनी इंप्रूव होंगी उतना ही वो स्ट्रांग होगा। फिलहाल उसके पास सिर्फ एक डिसाइपल हो सकती है। ये सिस्टम थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। उधर यी चिनफेंग सोच रही होती है, ये बेवकूफ मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? श्यूक्सियान उसे देखता है और समझ जाता है कि फीमेल डिसाइपल चाहिए तो ये परफेक्ट चॉइस है। वो पूछता है, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहोगी? चिनफेंग हंसते हुए बोलती है, नॉनसेंस मत बोलो। फिर थोड़ी शरारत से कहती है, अगर इससे तुम्हें अच्छा लगता है तो मान लो मैं तुम्हारी डिसाइपल हूँ। वो हाथ हिलाकर बाएं कहती है, मैं वापस किचन जा रही हूँ। ज्यादा सीरियस तो नहीं लग रही थी, लेकिन मैं बात ये थी कि डिसिप्लिन रिक्रूट हो चुकी थी, वो भी कुकिंग स्किल के साथ। जैसे ही उसने एग्स पकाना शुरू किया, उसी पल से श्यूक्सियान को पॉइंट्स मिलने लगे। किचन में एक और औरत उसे कहती है, जल्दी कर, ये बॉइल्ड एग्स ले जा। वो दौड़ पड़ती है और मीनवाइल हमारा लड़का पीछे पीछे एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा रहा था। वो कैरेट्स काटती है, लेटिस तैयार करती है, सबके लिए खाना बनाती है। लोग हंसते हैं, ये बेवकूफ 3 लोगों का काम कर रही है और पैसे मिलते हैं एक का। लेकिन पीछे दीवार के पास खड़ा श्यूक्सियन एक्सपीरियंस कमा रहा था और लड़की की कुकिंग स्किल भी लेवल अप हो गई। ये देखकर उसे लगा, अगर टैलेंट का इनिशियल लेवल इतना काम आ रहा है तो मुझे दुआ करनी चाहिए कि ये लड़की बहुत खाना पकाए। वो सोचता है कि उसे तो पूरी सिटी के लिए खाना बनवाना है। तभी सिस्टम कहता है, एक डेली लाइफ स्किल चुनो। ऑप्शंस थे फॉरेजिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर और कई और। श्यूक्सियन समझ गया कि इस कॉम्बैट हैवी दुनिया में फाइट के अलावा सब ऑर्डिनरी स्किल्स माने जाते हैं, तो उसने चुन लिया फिशिंग। लेकिन सिस्टम की छोटी स्किल बूस्ट के बावजूद ये आसान नहीं था। पानी हिला, उसे लगा कुछ हुक पर फंसा है। वो खींचता है और एक बड़ी फिश पानी से बाहर कूद जाती है। वो पकड़ने ही वाला था कि अचानक किसी की आवाज आती है, हेल्प! और उसी वक्त वो फिश उसके चेहरे पर स्लैप कर देती है। गुस्से में वो पलट कर देखता है, भाई ऐसे टाइम पर कौन हेल्प के लिए चिल्ला रहा है? लेकिन ये आवाज रोने के साथ मिली हुई थी। पास के एक घर में किसी को दीवार पर फेंका जा रहा था। डैम, ये क्या, हमारी कुक को परेशान कर रहे हो? मत करो। ये वही लड़का था जिसने पहले श्यूक्सियन को प्रोवोक किया था। वो कहता है, ये है कीमत उस मामले में घुसने की, अब तुझे सर्विस देनी पड़ेगी। लेकिन करने से पहले ही उसके मुंह पर एक फ्लाइंग किक लगती है और वो सीधा खिड़की से बाहर चला जाता है। हमारा लड़का एंट्री ले चुका था स्टाइल में और अब तक के कुकिंग एक्सपीरियंस की वजह से वो थोड़ा स्ट्रांग हो चुका था। लड़के चिल्लाते हैं, इस बास्टर्ड ने हमारे बॉस पर अचानक हमला कर दिया। लेकिन श्यूक्सियन ज्यादा इंप्रेस था इस बात से कि सिर्फ एग्स खाकर ही वो सच में स्ट्रांग हो गया। तभी एक और लड़का एल्बो स्ट्राइक करता है और बोलता है, पीठ दिखाकर बड़ी गलती की, पर ये बेचारों की ताकत पहले ही कम थी, अब तो कोई चांस नहीं। श्यूक्सियान पहले अटैक से बचता है, तभी दूसरा किक लेकर आता है। चीफ का बेटा है तो क्या, इसे लाइटली मत लेना। बाएं से एक और एल्बो स्ट्राइक आता है, दोनों हवा में होते हैं और हमारा लड़का बस एक कदम पीछे लेता है। नतीजा, दोनों आपस में टकरा जाते हैं जैसे पूरी तरह बेवकूफ। एक का पैर दूसरे के चेहरे पर लगता है और श्यूक्सियन दूसरा वाला
सॉलिड किक मारता है, सीधा उसकी ग्रॉइन पर। डैम! ये लड़का सच में रुकता ही नहीं। बेचारा दुश्मन कांपता हुआ जमीन पर गिरा पड़ा था। बाकी सब डर कर भाग गए और चिल्लाए, तू इसका बदला जरूर चुकाएगा। पीछे से कोई आवाज आती है, क्या तुम सच में वही शू शेन हो जिसे मैं जानती हूँ? वो थी चिनफंग। उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक शू शेन इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। फिर उसे वो पल याद आता है जब उसने डिसाइपल बनने को कहा था, और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसने कुछ दिन पहले ही अपने टैलेंट्स अवेकन कर लिए हैं। इतनी तेज ग्रोथ देखकर चिनफंग को लगा उसके पास जरूर कोई रेयर टैलेंट है। वो तुरंत घुटनों पर गिरती है, उसे थैंक करती है और डाउट करने के लिए माफी मांगती है। शू शेन हाथ बढ़ाता है और कहता है, उठो, तुम तो हमेशा मेरी मदद करती आई हो। साथ चलते हुए चिनफंग बताती है कि जिनका टैलेंट रूट नहीं होता वो आमतौर पर आगे नहीं बढ़ पाते, इसीलिए उसकी सिचुएशन सबसे अलग है। वो बोलती है, ये सच में अनबिलीवेबल है कि तुम जैसे लूजर जिसने 20 साल जिंदगी ऐसे ही वेस्ट कर दिए और जिसे सब ट्रैश समझते थे, आखिरकार कुछ अवेकन कर पाए। शू शेन बस मुस्कुराता है, सोचता है क्या मुझे थैंक्स कहना चाहिए। जैसे ही वो लोग ये मेंशन पहुंचते हैं, कोई चिनफंग का कान पकड़ लेता है। वो था बटलर जंग। वो विनती करती है, जरा सॉफ्टली प्लीज, लेकिन जंग गुस्से से कहता है, लगता है तुझे थोड़ा पेन मिलना चाहिए, ज्यादा सोचने लगी है अपने बारे में, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा खाना बना लेती है। तभी हमारा लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, किसने इजाजत दी मेरी डिसाइपल को चोट पहुंचाने की? तभी एक और आवाज आती है, बहुत बोल्ड होते जा रहे हो तुम। वो थी ल्यूशी, मैंशन की लेडी। वो कहती है, बाहर ट्रबल क्रिएट करना ही काफी नहीं था, अब अंदर भी करने लगे हो। लेकिन शू शेन कामली जवाब देता है, गलती तो बटलर की थी, उसने चिनफंग को हर्ट करने की कोशिश की। ल्यूशी गुस्से से बोलती है, जवाब मत दो। बाकी लोग चिल्लाने लगते हैं कि इसे मैंशन से निकाल देना चाहिए। तभी एक आदमी आगे आता है, यीबा। वो कहता है, ऐसे बेकार इंसान को तो पहले ही निकाल देना चाहिए था, ये बस मैंशन के रिसोर्सेज चूस रहा है। वो था ल्यूशी का बेटा। ल्यूशी फिर अनाउंस करती है, अगले 3 महीने बिना वेजेस के रहोगे जब तक मास्टर वापस नहीं आते। लेकिन बटलर जांग अभी भी फ्यूरियस था। वो बोलता है, ये सजा बहुत हल्की है इस बास्टर्ड के लिए। बाद में खिड़की के पीछे यीबा अपनी माँ से कहता है, हमें जल्दी ही इस लड़के से छुटकारा पाना होगा, सुना है ये थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। उसकी माँ कहती है, इम्पॉसिबल है, इस शहर में कोई टैलेंट अवेकन कर ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा किसी बेकार टेक्निक सीख ली होगी, जल्दी ही सब खत्म कर देंगे। आखिरकार वो याद करती है कि उन्होंने उसे डुबोकर मारने की कितनी कोशिशें की थीं, लेकिन किसी तरह वो मौत से भी वापस लौट आया। अगली सुबह सब लोग मैंशन के सामने इकट्ठे होते हैं और सोचते हैं, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? एक आदमी बताता है, अब से नई लड़की पूरे मैंशन का खाना बनाएगी। किचन में चिनफंग हाथ फैलाकर खड़ी थी। भाई, ये लड़की तो ऐसे थी जैसे फायर ही फेंक रही हो। जैसे ही उसने फिश काटनी शुरू की, उसने इतने तेज और प्रिसाइज स्ट्राइक्स मारे कि बाकी सब डर गए। सबको उसकी मूव्स में एक डेडली इंटेंट महसूस हुआ। मीनवाइल शू शेन एक्सपीरियंस कमा रहा था और उसे पता चलता है कि चिनफंग अब अप्रेंटिस लेवल तक पहुंच चुकी है। साथ ही उसका सिस्टम अनलॉक करता है, एक और डिसाइपल रिक्रूट करने का ऑप्शन और नया टैलेंट आयरन स्टमक, जिससे वो खाना खाकर एट्रीब्यूट्स गेन कर सकता है। सिस्टम चेक करते हुए शू शेन शॉक में आ गया। इतनी फास्ट प्रोग्रेस और ऊपर से ऐसा टैलेंट जो खाने से स्किल्स देता है। सीन बदलता है, शू शेन बुक स्टोर पहुंचता है। वहां स्टाफ मेंबर पूछता है, यंग मास्टर शू, कैसे हेल्प कर सकता हूं? हमारा लड़का बोलता है, मुझे सबसे पावरफुल टेक्निक चाहिए। स्टाफ सोचता है, ये लड़का तो बिना टैलेंट का है, फिर इतनी बड़ी बात क्यों मांग रहा है? वो पीछे खड़ी एक लड़की की तरफ देखता है और कहता है, बिगिनर्स टेक्निक ले आओ। वो लड़की थी लिu यंगशुओ, बेहद खूबसूरत, और साफ लग रहा था कि आगे चलकर ये भी हमारे बॉय की डिसाइपल बनेगी। वो बिगिनर्स टेक्निक लाती है, लेकिन शू शेन कंप्लेन करता है, मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट मांगी थी। लिu यंगशुओ हंसकर कहती है, अगर तुम इसे 5 साल में मास्टर कर लो तो भी लकी समझना। तभी आउट ऑफ नोवेयर शू शेन 3 कॉइन्स काउंटर पर रख देता है। स्टोर क्लर्क का चेहरा तुरंत बदल जाता है और वो कहता है, यंग मास्टर शू से ऐसे बात नहीं की जाती। अब सच में पावरफुल टेक्निक लाने का टाइम है। लड़की मटर करती है, इतना इनकॉम्पिटेंट इंसान और इतनी एम्बिशन पहली बार देखा है। वो किताब लाकर उसे देती है और बोलती है, अगर तुमने इसे लाइफ टाइम में मास्टर कर लिया तो मुझे ढूंढ लेना, मैं तुम्हारे सिर पर बनाना सुगाऊंगी और सड़क पर बाल धोऊंगी। हमारा लड़का काल्मली बोलता है, वर्ड रखना, क्योंकि स्टोर ओनर ने सब सुना है। लड़की हंसते हुए बोलती है, मैं तो लाइफ टाइम इंतजार करूंगी। लेकिन शू शेन वहीं स्मार्ट बन जाता है, मुझे तो अभी करके दिखाना है, और उसने सोचा कि अपने ईटिंग टैलेंट से ही इस बुक को कंज्यूम कर लें। शॉप वाले शॉक में रह गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शू शेन किताब पूरा निगल चुका था। वो पलट कर थम्स अप देता है, लेकिन अगले ही पल उसे नौजिया शुरू हो जाती है। तभी उसके शरीर से स्मोक निकलने लगता है, एक नीली ऑरा फैलती है और लगता है उसका बॉडी और स्ट्रांग हो रहा है। बुक्स शेल्फ से उड़ने लगती हैं और पल भर में वो गायब हो जाता है। हॉल के पार स्प्रिंट करता हुआ, छत से छत पर कूदते हुए, उसे खुद समझ नहीं आता कि अचानक वो इतना फास्ट कैसे हो गया। पल भर में वो लड़की के सामने लौट आता है और स्टोर क्लर्क शॉक होकर चिल्लाता है, इम्पॉसिबल।
उसे याद आता है कि सबसे पावरफुल एंसेस्टर्स को भी ये टेक्निक सीखने में सालों लग जाते थे। तभी लड़की हार मान लेती है। अगले सीन में बाल्टी जमीन पर रखी है और वो स्ट्रीट में अपना बाल धो रही होती। कम से कम उसने अपना वादा निभाया। बात बाहर फैल जाती। सब डिस्कस करने लगते हैं कि लड़के ने रॉयल्टी टेक्निक सीख ली है। लोग मानते नहीं जब तक हमारा लड़का खुद आकर लड़की से नहीं कहता बस अब काफी है। फिर वो पूछता है, तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल्स या हॉबीज हैं? लड़की अचानक सवाल से कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो कहती है, मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन राइटिंग और पेंटिंग पसंद है। हमारा लड़का हंसकर बोलता है, ये भी ग्रेट टैलेंट्स हैं, अब तुम मेरी डिसाइपल बनो। लड़की मान जाती है, लेकिन पूछती है, क्या तुम मुझे मार्शल आर्ट्स सिखाओगे? वो जवाब देता है, अभी नहीं, बस राइटिंग और पेंटिंग पर ध्यान दो। बेचारी अंशु सोच में पड़ जाती है, ये लड़का कितना अजीब है। लेकिन मीनवाइल उसने एक और डिसाइपल हासिल कर ली थी, इस बार कैलीग्राफी में एक्सपर्ट। उसके बाद वो और बुक्स पकड़ता है, लेकिन उसकी एबिलिटी पर कूल डाउन लगा था। सच कहूं तो मैं इतना स्मार्ट नहीं होता कि सिस्टम को ऐसे चीट कर पाता, लेकिन ये चालाक लड़का कर रहा था। और तभी वो एक और किताब निगल जाता है। अचानक पीछे से कुंग फू पैंडा टाइगर आ जाता है। एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और लगता है कि पास के पहाड़ों से कोई सब देख रहा था। पर्पल मस्टाश वाला आदमी गुस्से में कहता है, डीमन का इस्तेमाल सही नहीं था। लेकिन दूसरा बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा तो मर ही गया है। तभी श्यूक्सियन उनके पीछे प्रकट होता है और पूछता है, कौन मरा है, जरा बताओ। दोनों डरकर पीछे हट जाते हैं। ये बास्टर्ड जिंदा कैसे है, वो भी बिना एक खरोंच के। एक दूसरे से पूछता है, क्या पक्का है कि इस लड़के में टैलेंट नहीं है? लाल कपड़े वाला था युबा, मनशन वाली औरत का बेटा। हमारा लड़का ठंडे अंदाज में बोलता है, मुझे पता है तुमने मुझे डुबोकर मारने की कोशिश की थी, इसमें तुम्हारा ही हाथ है ना? युबा कांपने लगता है और पूछता है, डीमन कहाँ गया और वो अटैक क्यों नहीं कर रहा था? साइड में देखकर पता चलता है कि डीमन का बॉडी तो पड़ा है, लेकिन उसका हेड गायब है। तभी पर्पल मस्टाश्ड आदमी चैन पंच मारते हुए आता है। बोलता है अब उसको खुद ही संभालना पड़ेगा, लेकिन चैन आसानी से डॉज कर देता है और बोलता है कि कम से कम इससे अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। चैन को पूरा भरोसा है कि ये लड़का तो अभी अभी जागा है, हारना नामुमकिन है। लेकिन हमारा हीरो उसके पंच को हाथ से रोक देता है, एल्बो मारता है और फिर सीधे उसके चेहरे पर सॉलिड हिट लगाता है। एक ही वार से चैन पूरा जंगल पार उड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जो लड़का थोड़ी देर पहले लिटरल कचरा था, अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया। चैन घिसटते घिसटते भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का बस मुस्कुराकर कहता है, लगता है वो बुक सच में अच्छे से अब्सॉर्ब हो गई। चैन अब डर चुका है, समझ चुका है कि अगर भागा नहीं तो यहीं मर जाएगा। वो अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और कूदकर भाग निकलता है। पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि लड़का काफी दूर है, अब तो बच जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल चैन उसके पीछे खड़ा होता है और पूछता है, कहां भाग रहा है? वो उसका चेहरा पकड़कर जमीन में दे मारता है। अब चैन को समझ आ जाता है कि अब कोई बचने का रास्ता नहीं है। चैन डर कर दया की भीख मांगने लगता है। वो चेतावनी देता है कि वो इस जगह का ऑफिशियल है, अगर उसे मार दिया तो चैन मुसीबत में फंस जाएगा। चैन मानता है कि ये झंझट तो उसे भी नहीं चाहिए और अचानक गायब हो जाता है। चैन राहत की सांस लेता है, सोचता है कि लड़का भाग गया, लेकिन तभी हमारा हीरो वापस आता है। अब उसके हाथ में डीमन के क्लॉज होते हैं। वो बोलता है कि ऑफिशियल होना मायने नहीं रखता। जब तुमने उस कुत्ते यीबो के साथ मिलकर मर्डर की साजिश रची, तुम्हें मरना ही चाहिए। चैन वक्त मांगता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। मकान में यीबो बेचैन होकर कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए वो भाग आया। लेकिन तभी वो साइड में देखता है, हमारा लड़का वहां से बिल्कुल सेफ चलता हुआ निकल रहा है। उसका सिस्टम अब लेवल 4 पर है। यीबो कांपने लगता है और उसकी माँ उसे डांटती है कि लड़के का टैलेंट चुरा लिया और फिर भी उससे पीछे हो। लेकिन यीबो कहता है कि चिंता मत करो, जू शेन की शिकायत सरकार को होगी और वो एग्जीक्यूट होगा। पर उसकी माँ बोलती है कि उस पर भरोसा मत कर, सुना है बॉडी पर क्लॉ मार्क्स मिले हैं। तो सब यही मानेंगे कि डीमन ने मार डाला। असल परेशानी ये है कि अब सबको यकीन हो चुका है कि लड़का सच में अवेकन हो गया है, जबकि ये नामुमकिन था। इस बीच हमारा हीरो सीढ़ियों पर बैठा एक बोल में मछली पकड़ रहा है। वो सिस्टम को ट्रिक कर रहा है, क्योंकि इतनी बेवकूफी वाली चीज करने पर भी उसे एक्सपीरियंस मिल रहा है। वो छोटी सी मछली पकड़ लेता है और उसे 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं। लोगों में अफवाहें फैलने लगती हैं कि वो मार्केट से मछलियां खरीदता है और फिर खुद ही बोल से पकड़ता है। यीबो पूछता है कि पक्का है? आदमी कहता है, हाँ, मैंने उसे एक सेकंड भी नजर से दूर नहीं होने दी। अब यीबो और ज्यादा गुस्से से पागल हो जाता है, समझ नहीं पाता कि वो इतनी मेहनत करके भी क्यों आगे नहीं बढ़ रहा और ये लड़का जो अपनी ही मछली पकड़ रहा है दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। तभी अचानक हमारा हीरो की फिशिंग स्किल अप्रेंटिस लेवल पर पहुंच जाती है। अब उसे बेटर क्वालिटी मछलियां पकड़ने के लिए नई जगहों पर जाना होगा। उसी वक्त किसी अजनबी का लेटर उसके पास आकर गिरता है। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि शायद ये चिट्ठी किसी सीक्रेट एडमायरर की होगी, लेकिन पता चलता है कि ये तो डीमन सप्रेशन डिवीजन की सिलेक्शन के बारे में है। असल में जिस आदमी को श्वेक्सवान ने मारा था वो इसी एसोसिएशन का हिस्सा था और अब उसे पता है कि ये लोग उससे नफरत करेंगे। कुछ देर बाद चिनफंग बताती है कि सिलेक्शन होने वाला है, तो फिर वो ऐसे आराम से क्यों घूम रहा है। लेकिन वो कहता है कि उसके जैसे इंसान के लिए जिसे हमेशा नीचा दिखाया गया, ये मौका तो बस मजाक है। चिनफंग मान लेती है, लेकिन फिर भी पूछती है कि वो बार बार हवा में हाथ क्यों हिलाता है जैसे कोई बेवकूफ। ये लड़का तो सिस्टम इस्तेमाल करते वक्त छुपाने की कोशिश भी नहीं करता। वो बताता है कि उसे
नहीं पता सामने किस तरह के ओपोनेंट्स होंगे, लेकिन वो पहले से तैयारी कर रहा है। इस बीच चिन फेंग का कुकिंग लेवल इतना बढ़ गया कि अब उसे एक्सोटिक क्विजीन सिखानी पड़ेगी, और जब वो ये सीखेगी तो उसका बनाया खाना एनर्जी से भरा होगा और लोग मजबूत बनेंगे। हीरो को अजीब लगता है कि वो कैसे सिखाएगा, लेकिन सिस्टम खुद उसे एक स्किल पॉइंट देता है जिसे वो ट्रांसफर कर सकता है। बिना कुछ सोचे वो हाथ चिनफंग के माथे पर रख देता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो पूछती है कि ऐसे माथे पर क्यों हाथ रखा, लेकिन अचानक उसकी आंखें बदल जाती हैं और उसके दिमाग में हजारों स्पिरिचुअल फूड रेसिपीज भर जाती हैं। वो तुरंत खुशी से चिल्लाती है कि नए रेसिपीज आ गए हैं और उसे अभी ट्राई करना है। उसी वक्त युएन शू भी राइटिंग और पेंटिंग में लेवल अप कर लेती है। हीरो समझता है कि ये लड़कियां सच में मेहनत करती हैं। इसके ऊपर उसे एक नया सब स्पेस भी अनलॉक हो जाता है जहां उसके डिसाइपल्स चीजें स्टोर कर सकते हैं और वो बाद में रिट्रीव कर सकता है। वो सबको समझा देता है और दोनों को फिर काम पर भेज देता है। दोनों धन्यवाद देती हैं और फिर से काम में लग जाती हैं। लेकिन युएन शू को अजीब लगता है कि वो खाली हाथ क्यों जा रहा है। चिनफंग बताती है कि शायद वो चीजें किसी सब स्पेस में स्टोर कर रहा है। हालांकि युएन शू को इसका मतलब समझ नहीं आता। फिर सीन बदलकर डीमन सप्रेशन डिवीजन के एंट्रेंस पर आता है। गेट गार्ड उससे रिकमेंडेशन लेटर मांगता है। जैसे ही पढ़ता है पूछता है कि क्या वो बदनाम सुशियन ही है। हीरो हाँ कहता है और तुरंत उसे मर्डरस इंटेंट महसूस होती है। वहां मौजूद सब लोग जानते हैं कि ये वही है जिसने ओल्ड चेन को मारा था और ये परिवार का इलेजिटिमेट बेटा है जिसे जिंदा यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए। हीरो समझ जाता है कि ये यी बा और उसकी माँ की चाल है और अफसोस ये योजना बहुत अच्छे से काम कर गई। अब वो सबका निशाना बन चुका है। तभी कोई ऐलान करता है कि मास्टर लायन आ गए हैं। एक आदमी बैंगनी रोब पहनकर भीड़ में चलता है और हमारा लड़का सोचता है कि ये कौन है। पास खड़ा कोई कहता है कि शायद ये तुम्हारा पहली बार यहाँ आना है। फिर वू चिंगन समझाता है कि लायन ने बाकियों से बहुत कम समय ट्रेनिंग की है, लेकिन फिर भी वो उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हंसते हुए कहता है कि ये तो जैसे नैरेटर का रोल निभा रहा है। लायन अपनी फैमिली की रेपुटेशन की बात करने ही वाला था कि अचानक कोई और आता है और उसे लात मारकर किनारे कर देता है। हमारा लड़का पूछता है कि ये कौन है। तब आदमी बताता है कि पिछले साल ये ग्रैंड प्रोगेसी था। क्वीन खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर इस साल उसे एक और डीमन कोर मिल गया तो वो अगले रियल में पहुंच जाएगा। तभी एक विशाल गंजा आदमी जो लगभग 3 मीटर लंबा है उसे हटने को कहता है। हमारा लड़का पीछे मुड़कर उसे देखता है और तुरंत रास्ता छोड़ देता है। वो सोचता है कि अब ये नया आदमी आया है उसे नीचा दिखाने और पूछता है कि ये कौन है। वो चंगेन बताता है कि ये उत्तरी परिवार से है और पिछले 10 सालों का सबसे प्रॉमिसिंग डिसाइपल है। पिछले साल डीमन केव में ये बिल्कुल अज्ञेय था, लेकिन तभी गंजे आदमी को सुनाई देता है कि मिस झाओ आ रही हैं। एक काली औरा से घिरी हुई लड़की नजर आती है। लोग डर जाते हैं कि कहीं कोई डीमन तो अंदर नहीं आ रहा। असल में ये लड़की एक तीसरे रेल्म के व्हाइट टाइगर पर सवार होती। उसका नाम जाओ युए हुई है और वो झाओ परिवार की एयर है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। व्हाइट टाइगर उस उत्तरी गंजे आदमी को सूंघता है और वो डर के मारे कांपने लगता है। जैसे ही टाइगर आगे बढ़ता है वो आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। हमारा लड़का समझ जाता है कि ये व्हाइट टाइगर पहले वाले टाइगर से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। वो अपने एक्सप्लेनर से पूछता है कि ये लड़की कौन है और इसे इतना खतरनाक बीस्ट कैसे कंट्रोल कर रही है। वूचेंगन समझाता है कि जाओ ब्लड लाइन में एक एबिलिटी होती है जिससे वो इस दुनिया के रेयर बीस्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लोग सोच रहे थे कि जाओ परिवार की शक्ति अब घट रही है, लेकिन इस लड़की को सदी की जीनियस माना गया। लड़का हैरान रह जाता है क्योंकि लोग पहले से ही उसे फ्यूचर ग्रैंड मास्टर मान रहे हैं। इसी बीच शूशियन भी चकित है कि यहाँ लगातार नए लोग आते ही जा रहे हैं। फिर सीन एक विशाल अरीना में बदलता है जहाँ चारों तरफ स्टैच्यूज लगी होती हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट उनकी भव्यता देखकर कहता है कि ये सब कितना विशाल है। एक्सप्लेनर बताता है कि हर स्टैच्यू में डिवाइन पावर है और वो डीमंस को केव के अंदर सील करके रखते हैं। हमारा लड़का पूछता है कि उसे किस केव में जाना चाहिए। वो समझाता है कि पहले अपनी स्ट्रेंथ मेजर करनी होती है और फिर उसी के हिसाब से केव असाइन होती है। अगर तुम फर्स्ट रेल में हो तो फर्स्ट केव, अगर सेकंड रेल में हो तो सेकंड केव। हमारा लड़का पूछता है कि मिस जाओ तो सेकंड रेलम की है तो क्या वो सेकंड केव में जाएगी, लेकिन असलियत ये है कि वो थर्ड रियलम केव में जाएगी। इस बीच शूशियन अब भी आराम से एक्सपीरियंस कमा रहा था, कभी छिनफांग की कुकिंग से और कभी युएन शू की किताबें लिखने से। एक गार्ड ने कहा कि उस लड़की को केव में भेजना गलत है, लेकिन दूसरा बोला तुझे अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी टैलेंटेड है। उसने ब्लड लाइन परफेक्ट तरीके से इनहेरिट किया है और आसानी से हाई लेवल डेमन को हरा सकती है। इस साल के सारे डिसिप्लिन में भी वही सबसे अलग है। हमारा लड़का इंप्रेस हुआ, लेकिन पीछे वाले ने चेतावनी दी, ज्यादा उम्मीद मत रखना, तुम दोनों को सिर्फ बेसिक केव में जाने की इजाजत है। तभी अचानक किसी ने घोषणा की कि शू शेन को थर्ड रियल्म केव में भी जाना होगा। वू चिंगेन डर गया, बोला ये तो बहुत डेंजरस है, इसका मतलब लड़के को मौत के मुंह में धकेलना है। लेकिन गार्ड ने तलवार निकाल ली, पूछते हुए क्या तुम इस जगह के ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहते हो? उस वक्त चू शेन बोला दोस्त पर हमला करने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। बाकी लोग हैरानी से देखने लगे और बोले लगता है इन्हें सच में इसे मरवाना है। झाओ युएहुई ने देखा कि लड़का उसके साथ केव में दाखिल हो रहा है तो सोचा ये तो पक्का मर जाएगा, अभी से इसका डेथ सर्टिफिकेट फैमिली को भेजने की तैयारी कर लो। केव के अंदर एक बड़ा सा रैट तलवार पकड़े खड़ा था। वो दूसरे रैट से बोला मैं इंसानी स्पिरिट सूंघ रहा हूँ, वो भी फर्स्ट रेल्म का।
एक कमजोर डीमन भेज दो। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि चू शेन आराम से छुपा बैठा है, थैंक्स टू वो स्क्रोल जो यंग शो ने उसके लिए बनाया था। उसने सिस्टम खोला जो चिन फिंग के बनाए हुए फूड से भरा पड़ा था और अपने एट्रीब्यूट्स बूस्ट करने लगा। 4 दिन तक बस खाता रहा और उसका अटैक, डिफेंस और स्पिरिट 50% तक बढ़ गया। फिर सिस्टम ने नोटिफाई किया कि चिन फिंग और यंग शुओ को लेवल अप कराने के लिए हाई क्वालिटी मटेरियल्स चाहिए। लड़के को समझ आ गया कि अब आराम के दिन खत्म, एक्शन लेना ही पड़ेगा। लेकिन अभी वो लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि पास में स्ट्रॉन्ग डीमंस थे, इसीलिए इंतजार करने लगा। वो इनविजिबल रहते हुए भी फिशिंग कर रहा था, एक्सपीरियंस कमा रहा था। तभी एक रैट ने उसकी मौजूदगी महसूस की और हमला किया, लेकिन किसी ने उसे ब्लॉक कर दिया। निकला कि ये सब झाओ युएहुई की वजह से हो रहा था। रैट ने हैरानी से पूछा, तू इंसान को क्यों डिफेंड कर रही है? लेकिन उसकी ग्लोइंग आईज और हिप्नोसिस में फंसे छोटे रैट को देखकर समझ गया कि ये ब्लड लाइन एबिलिटी है। मगर अब देर हो चुकी थी। उसकी पीठ पर वार हुआ, तलवार खिंच गई और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक सामने एक पूरी आर्मी आ गई, लेकिन जाओ युएहुई खुश हो गई। अब असली डांस का वक्त है। कुछ ही पलों में रैट्स आपस में लड़ने लगे और चारों तरफ लाशें बिखर गईं। वो बोली, सेकंड रियल्म क्रीचर्स को हराना तो बहुत इजी है। तभी पीछे से आवाज आई, अगर ऐसा है तो अब तुम्हारी परीक्षा का वक्त है। ये थे मोल ब्रदर्स, लेवल 2 बॉस। पल भर में एक उसके पीछे पहुंच गया और बोला, हमारे लेग मूवमेंट्स तुम्हारे बस के नहीं। वो अपनी ब्लड लाइन एबिलिटी एक्टिवेट करने लगी, लेकिन रैट्स डॉज करते हुए बोले, ये हम पर काम नहीं करेगा। फिर एक के बाद एक कट्स पड़े और ऐसा लगा जैसे लड़की सच में चोट खा गई। मैं भी शॉक में आ गया। उसका सिर लिटरली रैट के हाथ में था। रैट ने जीत का ऐलान किया, लेकिन लड़की हंस पड़ी और बोली, क्या सच में तुझे लगा मैं मर गई हूँ? यार, मैं भी उसकी जिनजुत्सु में फंस गया। इस रैट ने अपने ही दोस्त को मार दिया था। उसके बगल में खड़ी लड़की बोली, ये सोचना बहुत नाइव था कि मेरी ब्लड लाइन एबिलिटी काम नहीं करेगी सिर्फ इसलिए कि तुम ब्लाइंड हो। गुस्से में रैट फिर से उस पर झपटा, जैसे वो इस औरत को किसी भी हालत में मारना चाहता हो। उसकी तलवार के वार से लड़की का शरीर कई जगह कट जाता है। चूहा हंसते हुए कहता है कि वो उसकी ब्लड लाइन से भी तेज है, लेकिन लड़की बस मुस्कुराती है और कहती है, ये सब बेकार था। अचानक उसका शरीर पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर जाता है। लड़की आगे बढ़ती हुई गुफा में एक नदी तक पहुंचती है। दूसरी तरफ कोई उसका इंतजार कर रहा है। वो है वुल्फ लॉर्ड, इस जगह का शासक और तीसरे रेल्म का बीस्ट। वो राक्षस कहता है कि शायद यही वो जीनियस गर्ल है, लेकिन वो वही नहीं है जिसे उसे मारने के लिए भेजा गया था। लड़की हैरान हो जाती है, भेजा गया किसी को मारने के लिए? उसने कभी नहीं सोचा था कि वही एसोसिएशन जो डीमंस को मारने का काम करती है, वो उनके साथ मिल भी सकती है। वुल्फ लॉर्ड एक स्पीयर बुलाता है और कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि ये सेंचुरी की जीनियस कितनी ताकतवर है। यूमी अपना बैंडाना नीचे खींचती है, बिल्कुल गोजो स्टाइल, और कहती है कि उसे हाई लेवल डीमंस को हराने का पूरा तजुर्बा है। वो हंसकर जवाब देता है, देखते हैं, और अगले ही पल एक टर्टल को छेद कर उसका गला तक काट देता है। लड़की फटाफट पीछे हटती है। उसे पता है कि अगर उसका डेथ सब्स्टिट्यूट एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट नहीं होता तो वो मर चुकी होती, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काम क्यों नहीं कर रही। वो बैंडाना हटाती है और अपने डीमन टाइगर को बुलाती है। टाइगर आते ही वुल्फ लॉर्ड पर हमला कर देता है। राक्षस मानता है कि वो सचमुच इंप्रेसिव है, इस लेवल के लोग तो अब तक मर चुके होते, लेकिन फिर भी वो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार मरना तो तुम्हें भी है। लड़की अपनी ब्लड लाइन एबिलिटी एक्टिवेट करती है और उसे रुकने का आदेश देती है, लेकिन हैरानी की बात है कि भेड़िया रुकता ही नहीं। वो स्पीयर से हमला करता है और किसी तरह टाइगर उसे बचा लेता है। एक जोरदार धमाका होता है। वुल्फ लॉर्ड कहता है कि ये गजब है, ह्यूमनॉइड फॉर्म में भी ये टाइगर इतना ताकतवर है। लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि गुफा तक टूटने लगती है। फिर वो पीछे हटता है और कहता है, अब बहुत हुआ, अब रियल फाइट शुरू होगी। वो अनलीश करता है सर्पेंट स्पीयर अटैक। हथियार सांप की तरह लहराता हुआ यूमी की तरफ बढ़ता है। टाइगर पूरा दम लगाकर लड़ता है, यहाँ तक कि पलटवार भी करता है, लेकिन जैसे ही उसका पंजा वार करने जाता है, अचानक वो रुक जाता है। भाले ने उसे छेदा नहीं, बल्कि रस्सी की तरह लपेट लिया। वुल्फ लॉर्ड एक जादू करता है और कहता है, डाई। चारों तरफ मलबा और खून सा लाल धमाका फैल जाता है। यकीनन वो टाइगर जिंदा नहीं बचा। ये देखते ही यूमी पीछे मुड़ती है और तेजी से भाग जाती है। जितनी भी एम्बैरेसिंग बात हो, लेकिन एक सेंट्री की जीनियस लड़की को यहाँ से भागना पड़ा। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसका सबसे पावरफुल समन भी उस वुल्फ के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुआ। लेकिन तभी कोई उसके सामने आकर रास्ता रोक देता है। वुल्फ हंसकर पूछता है, कहाँ भाग रही हो? इतनी आसानी से बच नहीं सकती। फिर वो उस पर हमला करता है और बोलता है, तैयार हो जाओ मरने के लिए। उसकी स्पीयर सीधा लड़की के चेहरे की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक एक स्पार्क चमकती है और उसके सामने एक अजीब सी मछली गिरती है। वुल्फ लॉर्ड हैरान होकर कहता है, ये क्रीचर तो वेस्टर्न रीजन में होता है, यहाँ कैसे आया? वो साइड में देखता है और पाता है कि कोई और एक्सपर्ट आ चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा बॉय है, हमेशा की तरह चिल करता हुआ। वो हंसकर
कहता है, टेंशन मत लो, मैं तो बस एक सिंपल फिशरमैन हूँ। बाहर स्मोक हिलने लगता है। सबको महसूस होता है कि कोई आ रहा है। पर्पल एनर्जी के बीच से एक कदम की गूंज सुनाई देती है। ये है जाओ यूहुई, जो बिल्कुल अनहार्म्ड बाहर आती है। लोग शौक में बड़बड़ाते हैं, ये सेंट्री की जीनियस सच में इस चैलेंज से बच गई। उधर गार्ड्स खुश हो जाते हैं कि उनकी प्लान कामयाब रही और वो स्यू हसियन मर चुका है। लेकिन तभी यूहुई केव के एंट्रेंस की तरफ झुककर बोलती है, वेलकम ग्रेट मास्टर स्यू हसियन। सभी लोग स्टुंडेड हो जाते हैं। ये अरोगेंट लड़की अचानक से मास्टर को क्यों रिस्पेक्ट दे रही है? फिर कोई कप्तान को इशारा करके कहता है, देखो, केव से एक भयानक ऑरा निकल रही थी। सबको शक होता है कि शायद कोई डीमन सील तोड़कर बाहर आ रहा है। अचानक एक वुल्फ का सिर बाहर निकलता है और सबका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो था तीसरे रेल्म का लीडर, वुल्फ लॉर्ड। कमांडर तुरंत रीइंफोर्समेंट्स बुलाने का आदेश देता है, लेकिन तभी हमारा बॉय रियलाइज करता है कि उसने अपना हेलमेट उतारा ही नहीं। अब सब उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ घूर रहे हैं। इसी बीच यूहुई एक दिलचस्प बात पूछती है, मास्टर, मेरी ट्रेनिंग कब शुरू होगी? सब दंग रह जाते हैं। ये लड़की इस वीक लड़के को मास्टर क्यों कह रही है? गार्ड समझ ही नहीं पाते कि ये कैसे हुआ। असली प्रॉब्लम तो ये है कि स्यू हसियन जिंदा बाहर निकल आया, और उससे भी बड़ा शॉक ये कि यूहुई उसे बचाने तक के लिए तैयार हो गई और उसे मास्टर कहने लगी। अब सीन रिवाइंड होता है 1 घंटे पहले कैव के अंदर। यूहुई सोचती है, क्या ये लड़का सच में फर्स्ट रियलम में है? हमारा बॉय आसानी से स्पीयर के थ्रस्ट से बच जाता है और एक छोटे वुल्फ को लगभग काट ही देता है। दोनों कई बार मूव्स बदलते हैं और लड़ाई जारी रहती है। आखिरकार वुल्फ लॉर्ड भी मान जाता है। ये लड़का वाकई इंप्रेसिव है। मुझे बताया गया था कि ये फर्स्ट लेवल में है, लेकिन ये तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता। वो अपना स्पीयर तैयार करता है और कहता है कि अब उसे अपना फाइनल मूव इस्तेमाल करना पड़ेगा। सामने से आता है उसका वॉबली स्पीयर, जो सीधे हमारे लड़के की तरफ बढ़ रहा है। यूहुई को भी पता है कि उसकी टाइगर भी इस टेक्निक को झेल नहीं पाएगी, लेकिन जब वुल्फ लॉर्ड दोबारा देखता है तो उसके सारे हमले एक शेल पर लगे थे और उसके ऊपर से स्यू हसियन अपनी स्वॉर्ड लेकर नीचे आ रहा था। किसी तरह वो वक्त पर ब्लॉक कर पाया, लेकिन अब पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। ये कैसे हो रहा है? एक बिगिनर उसके बराबर कैसे लड़ रहा है? तभी हमारा लड़का बोलता है, तू गलत सोच रहा है। मैंने 7 दिन तक फिशिंग सिर्फ बराबरी करने के लिए नहीं की थी। उसकी सोर्ड से नीली ऑरा निकलने लगती है और वुल्फ लॉर्ड डर से कांप उठता है। सिर्फ उस सोर्ड का दबाव ही उसे जमीन से दबा रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि वो कैसे हार रहा है, जबकि सामने वाला तो बिगिनर है। लेकिन हमारा लड़का सिर्फ स्ट्रांग नहीं हुआ, उसके पास ढेरों बफ्स भी हैं। अचानक वॉबली स्पीयर पीछे से घोंपने आता है, मगर एक तेज मूवमेंट में वो उसे सोर्ड से रोक देता है। फिर सीधा एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारता है और वुल्फ लॉर्ड दीवार से टकराकर गिर पड़ता है। धुएं के बीच एक इंसानी शक्ल दिखती है, लेकिन फिर वो दोबारा भेड़िया बनकर कहता है कि वो किसी मार्शल आर्ट्स बिगिनर से नहीं हारेगा। मगर स्यू हसियन पहले ही उसकी पीठ पर है और कहता है, मैं तो बस एक बिगिनर फिशरमैन हूं, और अगले ही पल उसकी गर्दन उड़ जाती है। लेकिन तभी यूहुई नोटिस करती है कि वो सर नहीं बल्कि एक मास्क था। हमारा लड़का स्पीयर उसकी तरफ तान कर कहता है, तो मेरा शक सही था, तू इंसान है। फिर पूछता है कि वो इस केव में क्रीचर बनकर क्यों छुपा हुआ था। वो आदमी बताता है कि उसने एक एग्जॉर्सिज्म टेक्निक चुरा ली थी और पकड़े जाने वाला था, इसलिए उसके पास भागकर केव में छुपने और मॉन्स्टर बनने का ही ऑप्शन था। हमारा ग्रीडी लड़का तुरंत पूछता है, वो टेक्निक क्या है, मुझे दे दे। वो आदमी डिसअपीयरिंग होते होते कहता है, तेरे किसी काम की नहीं है, मुझे बेसिक्स समझने में ही 5 साल लग गए थे। उसका शरीर स्मोक में गायब हो जाता है। लेकिन हमारे लड़के को न सिर्फ वो स्पीयर मिला, बल्कि एक बुक भी मिली जिससे क्रीचर में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। साथ ही वो लेवल अप भी कर गया और उसे डिसाइपल समन स्किल मिली। ये स्किल किसी को भी दूर से समन कर सकती है, लेकिन उसका कूल डाउन 1 घंटा है। तभी यूहुई कहती है कि ये बुक उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लेवल 4 वालों के लिए इफेक्टिव है। अगर वो अभी इसे सीखेगा तो बस टाइम वेस्ट होगा और प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। वो बिना कुछ बोले पूरा स्क्रोल निगल जाता है। फिर वो उसकी तरफ देखता है, जिससे लड़की थोड़ी फ्लस्टर्ड हो जाती है। उसकी नजर उसके पैरों से होते हुए इंपॉर्टेंट पार्ट पर जाती है और लड़की तुरंत समझ जाती है कि उसे गलत तरीके से देखा जा रहा है। तभी लड़का अपनी नई टेक्निक एक्टिवेट करता है और उसी लड़की में बदल जाता है। वो शॉक में कूद पड़ती है। लगता है उसने ये टेक्निक कुछ ही मिनटों में मास्टर कर ली। लड़का उसके पास जाकर कहता है कि दिखने में तो मैं तुमसे थोड़ा लंबा हूं और ये खास हिस्सा थोड़ा छोटा। लड़की गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि डोंट टच दैट। वो ये भी कहती है कि उसका बदसूरत चेहरा उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। मानना पड़ेगा, वो सच में खराब लग रहा था। लड़का फिर अपनी असली शक्ल में आ जाता है और पूछता है, क्या तुम डेमोन्स को कंट्रोल कर सकती हो? लड़की हंसकर कहती है, बिल्कुल, क्योंकि मेरी रगों में शॉ फैमिली का खून है। लड़का फिर पूछता है, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहोगी? लेकिन लड़की मना कर देती है और कहती है, भले ही तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मेरी फैमिली को साउथ में लाखों लोग मानते हैं। मैं तुम्हें उसका फायदा उठाने नहीं दूंगी। फिर वो मुड़कर जाने लगती है और कहती है, अब चलो। तभी शिव शियन पूछता है, क्या तुम फिनिक्स को समन करना चाहोगी? यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। केव में आने से पहले एक्सप्लेनर बताता है कि शॉ फैमिली को उम्मीद थी
कि वो 20 साल की उम्र तक फीनिक्स को कंट्रोल कर पाएगी, लेकिन इसके लिए शू को सिर्फ 2 साल में 7 से 8 रियल्म्स एडवांस करना होगा, जो नामुमकिन था। केव में वापस लड़की कहती है, भले ही तुमने एक टेक्निक कुछ सेकंड्स में मास्टर कर ली, लेकिन फीनिक्स को समन करने की बात ऐसे मत करो जैसे आसान हो। समन करने के लिए परफेक्ट ब्लड लाइन बॉडी चाहिए, 10th रियल्म तक पहुंचना होगा और फीनिक्स को इमॉर्टल रियल्म में हराना पड़ेगा। शिवशेन मुस्कुराकर कहता है, मुझे आसान तरीका पता है, अगर तुम मेरी डिसाइपल बन जाओ तो मैं चिकन को फीनिक्स में बदल दूंगा। लड़की शॉक हो जाती है कि ये बात वो इतनी सीरियस फेस से कह रहा है। वो इंसिस्ट करता है, 2 साल में तुम अकेली कुछ नहीं कर पाओगी, लेकिन मेरे साथ तुम्हें थोड़ी चांस है। यूए सोच में पड़ जाती है। उसे याद आता है कि ये अजीब लड़का सिर्फ 7 दिन में तीसरे रियम तक पहुंच गया और अभी तो उसने किताब खाकर टेक्निक भी सीख ली। शायद इस पर दांव खेलना ठीक रहेगा। बाहर आते ही यूए हाथ हिलाकर अलविदा कहती है और कहती है, मैं तुम्हारे अंडर ट्रेनिंग शुरू करने के लिए एक्साइटेड हूँ। साफ है वो उसकी नई डिसाइपल बन गई, जो टेमिंग में स्पेशलाइज करती है। ये फैमिली मंसियन में कोई कहता है, हम बर्बाद हो गए, वो लड़का 3rd रियल्म सर्वाइव कर गया और अब यूए हुई का दोस्त भी बन गया। माँ बेटे को समझाती है, शांत हो जाओ। भले ही वो 3rd रियल्म तक पहुंच गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेंशन के एक गार्ड को ही मार सकता है। लेकिन बेटा कहता है, हम ऐसे चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। माँ अचानक बताती है कि उनके पास एक तरीका है, वो किसी अल्केमिस्ट से पॉइजन ला सकते हैं और चुपके से उसके खाने में मिलाकर उसे मार सकते हैं। यूए खुश हो जाता है, कहता है, सबसे बढ़िया प्लान वही होता है जो शांति से और साफ सुथरे ढंग से हो। और हाँ, उसकी मौत से पहले उस कुक को उसके सामने ही मार देंगे ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। सच में ये बंदा तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ईवल निकला। और तभी एक छोटा सा मच्छर माँ की गर्दन पर बैठता है। तुम सोचोगे बस एक बूंद खून पिएगा, लेकिन नहीं, उसने करीब 8 लीटर खून चूस लिया और उसे मम्मी बना दी। उसका शरीर गिर जाता है और ये छोटा मॉन्स्टर अब बेटे की तरफ बढ़ता है। बेचारा लड़का अब मदद के लिए चिल्ला रहा है। अगले दिन लोग एक साइन को देख रहे हैं और सोच रहे हैं उस पर क्या लिखा है। पता चलता है कि पूरा टाउन अब उस मस्कीटो को ढूंढ रहा है जिसने यीबा और उसकी माँ को मारा। पूरे शहर में गेट वाले इंसिडेंट की चर्चा है। सब कह रहे हैं हैरानी की बात है कि लड़का जिंदा बच गया। पास में युएन शू भी सुन रही है कि कैसे लोग बोल रहे हैं कि ले जाओ यूए होए अब हमारे लड़के की डिसाइपल बन गई है। वो उसे एक मैसेज लिखती है कि ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। उसी वक्त वो अपनी वर्चुअस कैलीग्राफी टैलेंट तक पहुंच चुकी थी, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट या स्क्रोल की मैजिक एनालाइज कर सकती थी। पेड़ के तने पर बैठे हमारा लड़का उससे कहता है कि इन सब बातों को इग्नोर करो। फिर पूछता है, मैंने जो स्पिरिचुअल बैम्बू दिया था वो काम आया या नहीं? वो कहती है, हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन छिनफंग में अभी भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। तभी हमारे लड़के को एक साइड मिशन मिलता है। युएन शू को बॉडी आर्ट स्क्रॉल डिकोड करने के लिए देना है और किन फेंग को कुछ फायर बेस्ड स्किल्स सिखानी है ताकि उसकी कुकिंग बेहतर हो सके। वो जानता है कि दोनों इतने वीक हैं कि अकेले एक्सपीडिशन पर नहीं जा सकते, तो अब उन्हें मदद करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा उसका मेन मिशन है टायर विलेज, जहां लोग अचानक बिना वजह जमकर मर रहे हैं। ये सोचकर हमारा लड़का अपने रूस्टर से कूदता है और मिशन पर निकल पड़ता है। गेट के पास पहुंचते ही कोई पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हमारा लड़का, जो अब डीमन सप्रेशन डिवीजन का हिस्सा है, कहता है, मैं इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ। वो आदमी माफी मांगकर उसे अंदर ले जाता है, फिर बताता है कि 7 दिन पहले से लोग ऐसे फ्रीज होने लगे जैसे किसी ने उन्हें पजेस कर लिया हो, और वो ये पता नहीं कर पा रहा कि ये सब कौन कर रहा है, क्योंकि करने वाला उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। हमारा लड़का कहता है, चलो मैं ट्राई करता हूँ इन्हें हील करने का, लेकिन दूसरा आदमी तुरंत उसे रोक देता है। अगर तुम उस इंसान को टच करोगे तो तुम भी फ्रोजन हो जाओगे। यहाँ तक कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी, जैसे कोई स्टोन या ब्रांच जिसने उसे टच किया हो, वही असर करेगा। उन्होंने पहले ही बहुत से कल्टीवेटर्स को बुलाया था, लेकिन किसी के पास सॉल्यूशन नहीं था। ऐसे चलता रहा तो पूरा विलेज खत्म हो जाएगा। तब आदमी कहता है कि सियू शियन इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा। उसी वक्त हमारा बॉय एक्टिवेट करता है डिसाइपल समन और बुलाता है लियो युनशु को। बीच में काम कर रही पोर लड़की अचानक उसके पास प्रकट हो जाती है। वो गुस्से में कहती है, अगली बार पहले वार्निंग देना, वरना मैं बात में भी हो सकती थी। हमारा बॉय ऑकवर्ड होकर माफी मांगता है और विलेज की सिचुएशन समझाता है, फिर एनालिसिस मांगता है। युनशु कहती है कि वो ट्राई करेगी और एक्टिवेट करती है अपनी स्क्रोल एबिलिटीज। डिसाइपल होना सच में काम आ रहा है। वो लगातार इवॉल्व कर रही है और अब ढेर सारे टैलेंट्स लेकर खड़ी है। फिर वो यूज करती है अपनी डिसाइफरिंग स्किल। उसकी किताब में इमोबिलाइजेशन टेक्निक का डिस्क्रिप्शन आता है। ये एक एडवांस्ड पावर है जिसे हर समय मेंटेन करना पड़ता है, और कास्टर जितना दूर होगा इफेक्ट उतना कमजोर। बेस्ड ऑन दिस, कल्प्रिट जरूर उस माउंटेन की छोटी पर है। हमारा बॉय कहता है कि चलो माउंटेन पर चलते हैं, लेकिन युनशु उसे वार्न करती है कि ये डेंजरस है। वो आदमी हायर लेवल का होगा, बेहतर होगा अगर वो पहले थोड़ा इवॉल्व करे जैसे हमेशा करता है। लेकिन बॉय कहता है, मेरे पास तो टाइम है, पर विलेज वालों के पास नहीं। माउंटेन की चोटी पर एक बर्ड किसी को झाड़ू लगाते हुए देख रहा होता है
है वो है हॉर्न्ड मंक, एक थर्ड राउंड ग्रैंड मास्टर। मंक को कुछ एहसास होता है, वो फिंगर उठाता है और बर्ड भी विलेज वालों की तरह इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है, फिर जमीन पर गिरकर कचरे जैसा पड़ा रहता है। उसी वक्त हमारा बॉय एंट्री लेता है। मंक अमिताभा बोलता है और पूछता है कि ये ऑनरेबल गेस्ट उसके टेंपल में क्या कर रहा है, लेकिन शिव शियन सीधे बोलता है, मुझे पता है इमोबिलाइजेशन टेक्निक तुम इस्तेमाल कर रहे हो, अभी इसे डिसेबल करो। बॉल्ड मंक कहता है कि वो गलत आरोप लगा रहा है, लेकिन बॉय तुरंत अटैक करता है, मैंने अभी तुम्हें ये करते देखा है। लेकिन मंक एक्टिवेट करता है स्टील बॉडी टेक्निक और शिव शेन का अटैक बेअसर हो जाता है। मंक उसकी पीठ में किक मारता है और पंच करता है। हमारा बॉय पहला अटैक ब्लॉक कर लेता है, लेकिन अगला रोकने पर मजबूर हो जाता है। अब वो हर स्ट्राइक टैंक कर रहा है, इवन नी स्ट्राइक भी। फाइट इंटेंस हो जाती है। मंक उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि उसकी स्किल्स काफी डिसेंट हैं। शिव शेन मौका देखकर मंक के सिर पर पंच फेंकता है, लेकिन तभी मंक एक्टिवेट करता है इमोबिलाइजेशन टेक्निक। हमारा बॉय हवा में ही फ्रीज हो जाता है। मंक अटैक तैयार करता है और उसे टेंपल की दीवारों में उड़ा देता है। दीवारें टूट जाती हैं और बॉय मलबे में दबा पड़ा है। तभी एक मैसेज आता है। युआनशु पूछती है, आर यू ओके? वो रिप्लाई करता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो अटैक तो वैसे भी अनअवॉइडेबल था। फिर समझाता है कि पहले उन्हें एबिलिटी का कूल डाउन समझना होगा और दूसरा उसे टाइम खरीदना था ताकि युनशु पावर कॉपी कर सके। वो ट्री पर बैठी कहती है, मैं ऑब्जर्व करूंगी जब तक कॉपी ना हो जाए, लेकिन तुम ओपन स्पेस में फाइट करो। हमारा बॉय एक ग्रीन बीन निकालता है, टर्टल रिकवरी एसेंस। इसे छिनफेंग ने केव के मटेरियल से बनाया था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 2 बचे हैं। तभी मंक हॉल में एंट्री लेता है और कहता है, अब तुम्हें और सफरिंग सहनी बाकी है। वो स्टॉम्प करता है हमारे बॉय पर, बट शुशन पहले ही रॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। मंक हैरान रह जाता है कि इतना छोटा लड़का भी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जानता है। उसे लगता है पीछे से अटैक होगा और वो ब्लॉक करता है, बट हमारा बॉय उसका आर्म पकड़कर बोलता है, मंक को गाली नहीं देनी चाहिए। वो उसे जमीन में स्लैम करने की कोशिश करता है, बट तभी मंक सॉलिड गोल्ड में बदल जाता है। पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और छत तोड़कर मंक ऊपर कूदता है। वो कहता है कि सिर्फ अपनी टेक्निक की वजह से वो बच पाया। एयर में ही शुशेन करीब आ जाता है और किक मारता है, बट मंक फिर गोल्ड बन जाता है। फर्क बस इतना कि इस बार बॉय उसे जमीन में धकेल ही देता है। मंक उठता है, लेकिन शुशियन फिर उसके सामने आ जाता है। मंक इस बार उसे फ्रीज कर देता है और वार्निंग देता है, चाहे तुम्हें मार्शल आर्ट्स कितनी भी आती हो, जीत नहीं सकते। वो एक ब्लैक एनर्जी स्फीयर चार्ज करना शुरू करता है और कहता है कि लड़का इतना देर तक सरवाइव कर गया, ये काबिले तारीफ है। लेकिन अजीब तरह से एक्सुशियन हंस रहा होता है। मंक उसे देखकर स्कॉफ करता है, इतनी हालत खराब है फिर भी हिम्मत है हंसने की। फिर वो स्फीयर फेंकता है, पर्पल वॉइड थंडर टेक्निक। हमारे बॉय का बॉडी पूरे माउंटेन को चीरते हुए निकल जाता है, पीछे बस एक बड़ा क्रेटर छोड़कर। मंक आसमान की ओर देखता है और अपने गिरे हुए ओपोनेंट को फेयरवेल देता है, लेकिन तभी एक लीफ उसके आर्म से ब्रश होता है। वो मुड़ता है, एंड एक्सुशियन पहले से ही पीछे खड़ा है, हाथ में वही स्फीयर पकड़े हुए। मंक शॉक में पूछता है, तुम जिंदा कैसे हो और मेरी टेक्निक तुम कैसे यूज कर रहे हो? लेकिन बॉय साइड स्टेप करता है और वो स्फीयर सीधे उसके चेस्ट में घुसेड़ देता है। मंक ब्लास्ट होकर टेंपल की दीवारों से टकराता है। वो समझ ही नहीं पाता कि एक बच्चा जिसने अभी फाइट शुरू की है, उसकी वो टेक्निक कैसे यूज कर रहा है जो उसने सालों में सीखी। तभी शुशियन उसके सामने खड़ा हो जाता है। मंक कहता है, मरने से पहले एक बात जानना चाहता हूँ, ये ब्रैट मेरी सारी टेक्निक्स इतनी जल्दी कैसे सीख गया? थोड़ा पहले का सीन दिखता है जब हमारा बॉय बैटलफील्ड पर भाग रहा था। उसने अपना इन्वेंट्री खोला था, अंदर ढेर सारे स्क्रोल्स थे जो हमारी प्यारी कैलीग्राफर ने लिखे थे। वो थक चुकी थी, लेकिन आखिरकार सब पूरे कर दिए थे। वो ग्रीडी कमीना तुरंत सारे स्क्रोल्स मुंह में ठूंस लेता है। मानो या ना मानो, ये स्लाई फॉक्स सच में जानता है कि अपने सिस्टम का फायदा कैसे उठाना है। फिर हमारा बॉय मंक से कहता है, ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें सिचुएशन समझाता हूँ। वो गायब हो जाता है और मंक रिएक्ट कर पाता उससे पहले शुशियन उसका सीना तोड़ने वाला पंच मारता है। शट अप एंड डाई। थंडर टेक्निक न सही, पर मैं तुझे इतनी मार लगाऊंगा कि बेहोश हो जाएगा। फिर हमारा बॉय लगातार पंचेस बरसाता है। मंक दर्द से तड़प रहा होता है। मंक कमजोर आवाज में पूछता है, मैंने गलत क्या किया? वो कहता है कि विलेज के लोग वॉर्स और स्टारवेशन से बहुत सफरिंग झेल चुके हैं, वो बस उन्हें आजाद करना चाहता था। इमोबिलाइजेशन टेक्निक यूज करते वक्त उसने आंसू भी बहाए थे। अब वो पूरी तरह डीमन मोड में जागता है और कहता है कि उसने सब कुछ ग्रेटर गुड के लिए किया। जूशियन हैरान रह जाता है, ये बंदा अभी भी हिल रहा है। मंक दोनों हाथ जोड़ता है और एक्टिवेट करता है फॉर्मेशन टेक्निक। पूरा टेंपल पर्पल लाइट में घिर जाता है। ये है वॉइड प्रिजन। हमारा बॉय ऊपर देखकर शॉक में पड़ जाता है कि इसके पास अभी भी एक और टेक्निक है। फ्लैश ऑफ लाइट के बाद मोंक अचानक गायब हो जाता है। अब दिक्कत ये थी कि युआनशु फॉर्मेशन के अंदर कुछ एनालाइज नहीं कर पाएगी, तो उसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। फॉर्मेशन के ऊपर से गोल्डन लाइटनिंग गिरती है और घर तहस नहस हो जाता है। जूशियन जल्दी से डॉज करके स्टील बॉडी एक्टिवेट करता है और सेंटर की ओर भागता है। तभी एनर्जी बॉल एक आंख खोलती है और जायंट सन में बदल जाती। जूशियन समझ जाता है ये इमोबिलाइजेशन और थंडर टेक्निक्स का कॉम्बो है। बेचारा छत पर ट्रैश की तरह उछल कर गिरता है, नीचे लुढ़क जाता है, लेकिन जिंदा है। प्रॉब्लम ये थी, जैसे ही वो फिर मूव करता तुरंत फ्रीज हो जाता।
अब तो मंक की एबिलिटी का कोई कूल डाउन ही नहीं बचा था और अब वो पूरी तरह डीमन बन चुका मंक उसकी रिब्स तोड़ने के लिए आता है। अटैक साफ लगता है और शूशियन फिर उड़ जाता है। वो कोशिश करता है जल्दी से बॉडी हार्डनिंग एक्टिवेट करने की, लेकिन तभी उसके चारों तरफ 3 एनर्जी स्फीयर्स और प्रकट हो जाते हैं। बेचारे को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। एक और भयंकर लाइटनिंग स्ट्राइक उस पर गिरती है और पूरा घर पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। दूर से युएनशु लाइटनिंग स्टॉर्म देख रही होती है और अपने मास्टर को पुकारती है। वो कहती है, बस थोड़ा और रुकना, मैं ऑलमोस्ट तैयार हूँ। इसी तबाही के बीच मंक शूशेन की छाती पर पैर रखकर उसे मॉक करता है। कहाँ गई वो हंसी? तो हमारा बॉय जबरदस्ती हंस देता है, बस उसे चिढ़ाने के लिए। मंक और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पंच तैयार करता है। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए इमोबिलाइज कर दूंगा। लेकिन तभी हमारा बॉय खुद एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। पूरी तरह जुजुत्सु केजन स्टाइल में हमारा बॉय एक्सपेंड करता है अपना खुद का डोमेन। वो भी मंक के डोमेन के अंदर। डीमन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ब्रैट ये सब कैसे कर रहा है, लेकिन कसम खाता है कि वो इसे मार देगा और उसका स्पिरिचुअल रूट चुरा लेगा। तभी सारी एनर्जी स्फीयर्स मिलकर एक मैसिव स्फीयर बन जाती है शूशियन के ऊपर। बॉय स्मर्क करता है, तो फाइनली यही है तुम्हारा फाइनल अटैक? जायंट आई उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट खड़ा होता है और एक्टिवेट करता है फ्रीजिंग टेक्निक। और तभी उसकी ऑरा ब्लास्ट कर जाती है बाहर। अटैक ही नहीं, पूरा डेमॉन फ्रीज हो जाता है। पूरा माउंटेन बर्फ में तब्दील। मंक हैरान, ये कैसे? उसकी खुद की फॉर्मेशन भी फ्रीज हो चुकी थी। अब वो कुछ फील भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ अपने थॉट्स की गूंज सुन रहा था। मीनवाइल शूशियन चार्ज कर रहा था एक छोटा सा एनर्जी स्फीयर। डीमन क्लूलेस था कि बॉय क्या प्रिपेयर कर रहा है। उसे लगा शायद भाग पाऊंगा या बच जाऊंगा, लेकिन भाई सच जल्दी पता चलने वाला था। वो अटैक सीधा उसे चीर देता है और आसमान तक फाड़ देता है। आधा माउंटेन वाइप आउट, और ऑनेस्टली लगता नहीं वो बचा होगा। इविल मंक फाइनली खत्म हो जाता है। हमारा बॉय लेवल 4 पर एडवांस कर जाता है। अब उसके पास मंक की सारी टेक्निक्स अनलॉक हो चुकी हैं और साथ ही एक नया स्किल। जब उसके डिसाइपल्स उसके पास होंगे वो और स्ट्रांग होगा, और उल्टा डिसाइपल्स भी उसके पास रहकर ज्यादा पावरफुल होंगे। दूसरी तरफ चिनफंग ब्रिज पर बैठी सोच रही थी, मास्टर अब तक क्यों नहीं लौटे? तभी हमारा बॉय आता है। वो दौड़कर पूछती है, युएनशु कहाँ है? बॉय बताता है कि वो स्टोर लौट चुकी है, लेकिन उसे जानना है कि चिनफंग इतनी नर्वस क्यों है। वो समझाती है, पेट्रियार्क लौट आए हैं ये मैंशन के मेन हॉल में। हमारा बॉय दरवाजा खोलता है और अंदर कदम रखते ही फील करता है एक भयानक मर्डरस इंटेंट। कोई तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। एंट्रेंस पर खड़ा है पेट्रियार्क। शूशियन समझ जाता है कि ये बूढ़ा आदमी अपनी ऑरा एक्सपैंड करके उसे टेस्ट कर रहा है। फिर ओल्ड मैन कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ता है, और हाँ, इस बार रेफरेंस सीधा हंटर एक्स हंटर वाइब्स देता है। ओल्ड मैन इंप्रेस्ड लगता है, शायद रूमर्स सच थे। ये लड़का सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल रखता है। फिर वो जोर से हंसता है और अचानक उसकी किलिंग इंटेंट गायब हो जाती है। बॉय उसके पास खड़ा सोच रहा है, अभी अभी किल करना चाहता था और अब ये अचानक बदलाव क्यों? ओल्ड मैन घूमता है, अपने हाथ फैलाता है और कहता है, सन एक पल के लिए भूल ही गया था। हाँ बिल्कुल सही, हाँ हमारा प्रोटैगनिस्ट दरअसल उसी का बेटा है। ओल्ड मैन मुस्कुराता है, तुम कितने बड़े हो गए हो शूशियन, मैं प्राउड हूँ, इतना कि मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। लेकिन शूशियन स्केप्टिकल था। अचानक ये एटीट्यूड चेंज क्यों? फादर बैठ जाता है और कहता है कि वो अपने बेटे की मेहनत देख रहा था। फिर पूछता है, तुम्हें गोल्ड चाहिए, ट्रेजर या फिर कोई वुमन? लेकिन ओल्ड मैन के हंसते चेहरे को देखकर शूशियन डिस्टर्ब हो जाता है। ये वही आदमी था जिसकी वाइफ और डॉटर हाल ही में मरी थी, और अब अपने 20 साल के लेजिटिमेट बेटे को ऐसे हंसकर देख रहा था। क्लियरली इसके पीछे कुछ तो चाल है। बॉय समझ जाता है, अगर ये बूढ़ा इतना जेनरस हो रहा है तो बदले में उसे कुछ चाहिए। सीन बदलता है। हमेशा की तरह हमारा बॉय खूबसूरत औरतों से घिरा होता है। सब शौक में उसे घूर रहे होते हैं। लगता है इस बार उसने कोई बड़ा डिमांड किया है, और हाँ, उसने पूरा का पूरा सेक्ट मांग लिया अपने लिए। चिनफंग पूछती है, इतना पैसा आया कहाँ से? बॉय आराम से जवाब देता है, बस फैमिली पेट्रियार्क से थोड़ा उधार लिया। उधर ओल्ड मैन पूरी तरह अकबबूला हो जाता है। उसने कहा था कोई भी विश मांगो, लेकिन लड़के ने पूरा कास्टल का ट्रेजरी खाली कर दिया। लेकिन जब बूढ़ा गुस्से में तड़प रहा था, हमारा बॉय शांति से सो रहा था। इतना शांत भी नहीं। अचानक कोई उसका नाम चिल्लाता है और वो शौक में जाग जाता है, जैसे दिल का दौरा पड़ने वाला हो। चिनफंग बताती है कि कोई गेट पर इंतजार कर रहा है, और उसके लाल आउटफिट से साफ पता चल रहा था वो है सबसे हेल्थी डिसाइपल यू हुआई, जो अपने मास्टर को चीरफुल अंदाज में ग्रीट करती है। शूशियन ने नोटिस किया कि बाकी लड़कियों की तरह वो बिगिनर नहीं थी, वो पहले से ही स्किल्ड लेवल पर थी। उसने साइड की ओर इशारा करके कहा, वो वाला रूम तुम्हारा होगा। चिनफंग ने पूछा, बॉक्स में क्या है? यू हुआई ने जवाब दिया, ये एक डिवाइन बीस्ट है जो हमारी फैमिली में पीढ़ियों से चला आ रहा है। उसने कहा, फिनिक्स देखना चाहोगी? जैसे ही चिनफंग ने अंदर झांका, उसे एक लाल आंख घूरती नजर आई। वो डर के पीछे हट गई, लेकिन अंदर तो बस एक छोटा सा बर्ड था। यू हुआई बोली, ये अभी बहुत यंग है, जब इसके फ्लेमिंग फेदर्स आ जाएंगे तभी असली फिनिक्स लगेगा। फिर उसकी नजर यमशु पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि यहाँ एक और औरत भी है। उसने मास्टर की तरफ देखा और बोली, आप तो सच में ऑप्रेसिव हो। उसी वक्त एक क्रो ऊपर से उड़ रहा था। यू हुआई ने एक टेक्निक इस्तेमाल करके उसे नीचे उतार लिया। वो क्रीचर तुरंत ऑरा में ढक गया और उसकी बात मानने लगा। असल में वो क्रो नहीं बल्कि
मैसेंजर पिजन था जो डीमन सप्रेशन डिवीजन का मैसेज लेकर आया था। यू हुआई ने कहा, मैं घर पर ही रहूंगी, बर्ड्स की देखभाल करूंगी और अपनी सिस्टर से बातें करूंगी। बेचारी को हमारे बॉय के साथ जाने का चांस ही नहीं मिला। उसका पहला मिशन था डीमन कैवर्न में जाकर उसे क्लियर करना, और ऊपर से वहां कुछ ऐसा भी था जो यू हुआई के क्रीचर्स को इवॉल्व करने में काम आएगा। इस बार अंडर वाटर बैटल होने वाला था। लकी था कि हमारे बॉय के पास एक पिल थी जो उसे पानी में लड़ने में मदद करती। उसने पिल खाई और सीधे सी में डाइव कर गया। नीचे जाते जाते उसने एक गेट देखा जिसे 2 फिशमैन गार्ड कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक बेट गिरा। उनमें से एक फिशमैन हंसते हुए बोला, ह्यूमंस कितने फनी हैं, अब भी इतनी प्रिमिटिव वेज से शिकार करते हैं। लेकिन दूसरा खुद को रोक नहीं पाया, बोला, ये बेट थोड़ा स्पेशल लग रहा है। और जैसे ही उसने काटा, उसे ऊपर खींच लिया गया। उसका दोस्त पीछे भागा और बोला, इडियट। जैसे ही वो सरफेस पर आया, हमारे फिशरमैन बॉय पहले से रेडी खड़े थे। उसने एक और बेट फेंका। दूसरा फिशमैन बोला, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि वही ट्रैप में फंसूं। लेकिन देर हो चुकी थी। वो भी पकड़ा गया क्योंकि हमारे बॉय का फिशिंग टैलेंट लेवल अप हो चुका था। क्रीचर्स उसके बेट से रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। वो कैवर्न की गहराई में बढ़ता चला गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। फिर सीन कट होता है। 1 घंटा पहले एक आदमी कह रहा था, फादर चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। उस आदमी का इरादा सिर्फ हमारे प्रोटैगनिस्ट को मारना ही नहीं था, बल्कि उसका टैलेंट चुराना भी था। उधर पानी के नीचे हमारा बॉय एक्साइटेड था कि मंक से सीखी हर चीज आजमाएगा। प्रॉब्लम यह थी कि उसे एक भी डीमन दिखाई नहीं दे रहा था। वो तैरता गया जब तक एक माउंटेन को छू न लिया, और अचानक वो माउंटेन ब्लास्ट हो गया। अंडर वाटर एक हग स्मोक क्लाउड उठा और लग रहा था कि हमारा बॉय बुरी तरह इंजर्ड हो गया है। अरे क्या वो एक छोटा आर्म तैर रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ डिस्कनेक्ट हो गया हो और अब वो डूब रहा हो। तभी एक क्रैब ने उसका लेग पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, ये तो बहुत इजी है। लेकिन भाई, ये ट्रैप था। क्रैब ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की और सबको पीछे हटने का ऑर्डर दिया, पर तब तक देर हो चुकी थी। चारों तरफ से क्रैब्स आ चुके थे। ऊपर से हमारे बॉय ने मंक का फ्रीजिंग टेक्निक चला दिया। सब इमोबिलाइज हो गए तो उसने ऑर्ब एक्सपेंशन एक्टिवेट किया। एक तेज लाइट ने पूरे ओशन को स्वीप कर दिया। भीड़ से भरा कैवर्न अब क्लीन हो चुका था और उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ते ही जा रहे थे। अचानक एक वाटर बुलेट उसकी तरफ आया। वो मुश्किल से बुलेट से बचा। नीचे देखा तो लॉबस्टर बॉस ब्लास्ट से बच गया था। बॉय ने सोचा, इसकी पावर मुझे मेरे पुराने वर्ल्ड के वेपन्स की याद दिला रही है। इसे सीखना यूजफुल होगा। उसने फिर फ्रीज करने की कोशिश की, लेकिन लॉबस्टर ने शील्ड बना लिया और तुरंत टनल की ओर भाग गया। अब लॉबस्टर डिस्टेंस बनाए रखने के लिए मल्टी वाटर कैनन चला रहा था। दूसरी ओर हमारा बॉय पर्पल थंडर ऑर्ब्स फेंककर उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा था। एक्सप्लोजन से पूरा माउंटेन गिरने लगा जबकि वो पीछे भाग रहा था। फिर उसे साइड से कुछ आता हुआ फील हुआ। वो बचता है और देखता है कि लॉबस्टर सामने खड़ा है। प्रॉब्लम यह थी कि उसकी कोई भी अटैक उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। बॉय ने डिसाइड किया कि पहले डिस्टेंस क्लोज करना होगा। वो बुलेट्स डॉज करता हुआ उस पर जंप किया। लग रहा था अब वो लॉबस्टर तक पहुंच जाएगा, लेकिन फिर से वो पीछे हट गया। बॉय समझ गया, इस स्पीड पर मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगा, तो उसने अपना स्पीयर निकाला, टारगेट लिया और उसे स्पार्टन स्टाइल थ्रो कर दिया। लॉबस्टर को डेंजर महसूस हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्पीयर उसकी हेड के इंच पास पहुंच चुका था। वो बच तो गया, लेकिन उसके शोल्डर पर डीप स्लैश हो गया। लॉबस्टर हंसते हुए बोला, ये चोट कुछ नहीं और तुम बहुत स्लो हो। तभी बॉय ने एक्सटेंशन एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। लॉबस्टर को लगा कि एक और फ्रंट अटैक आ रहा है और बोला, कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि इस बार अटैक पीछे से आ रहा है। स्पीयर सीधा उसकी स्पाइन को पियर्स कर गया। पीछे फेंका जाता हुआ लॉबस्टर सोच रहा था, ये स्टाफ तो खुद ब खुद एक्सटेंड हो सकता है। डैम! CUCM अभी भी खड़ा था, हाथ में थंडर बोल्ट पकड़े। लॉबस्टर की नजरें धुंधली हुईं और एक और एक्सप्लोजन ने पूरे पानी को स्मोक से भर दिया। सी में खून बह रहा। हमारा बॉय जीत चुका था, लेकिन उसी वक्त उसे भी चोट लगी और वो ब्लीडिंग कर रहा। उसे समझ नहीं आया, वो तो पहले ही एक्सपीरियंस गेन कर चुका था, मतलब बीस्ट मर चुका था, फिर ये चोट कैसे? वो जमीन पर गिर पड़ा और तभी किसी की आवाज आई। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने सिर घुमाया और हाँ, तुमने सही सोचा, उसका बाप, फैमिली का पेट्रियार्क सामने खड़ा था। उसने कहा, आखिरकार अब मुझे वो टैलेंट मिल जाएगा जिसकी मुझे हमेशा चाह थी। उसका नाम था यी काई। हमारे बॉय ने सोचा, अजीब है, मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। फिर ये फेटल अटैक कैसे हुआ? ओल्ड मैन ने हंसते हुए बताया, उसके पास सीक्रेट टेक्निक है, डबल किल स्ट्राइक। हाँ, सुनने में गेम स्किल जैसी लगती है, बट जो भी है, ये 2 लोगों की जिंदगी लिंक कर देती है। जब एक को लीथल ब्लो लगता है, दूसरा भी उसे झेलता है। लेकिन वो हैरान था कि बॉय मरा क्यों नहीं। तेरा बॉडी वाकई ड्यूरेबल है, उसने कहा। शिवशियान स्मर्क किया। अब उसे सब समझ आ गया था। ओल्ड मैन गुस्से से भर गया। ये डाइंग ब्रैट हंस कैसे रहा है? उसने पाम टेक्निक तैयार की और बोला, तेरे सारे टैलेंट्स लेने के बाद ये मुस्कान गायब हो जाएगी। उसके हाथ तेजी से आगे बढ़े, खून बिखरा और उसने ग्रिन करते हुए कहा, आखिरकार ये मेरा हो गया। लेकिन जब उसने हाथ देखा, उसकी उंगलियां तो जमीन में धंसी हुई थीं। बॉय का शरीर पत्थर की स्टैच्यू बन चुका था। ओल्ड मैन की आंखें चौड़ी हो गईं। गलती हो गई, वो पलटा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। शिवशियान उसके पीछे खड़ा था, उसकी पेशानी पर उंगली टिकाए। ओल्ड मैन कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि बॉय सीलिंग टेक्निक और शेप शिफ्टिंग एबिलिटी दोनों जानता है। शिवशियान ने बस कहा,
कहा, 2 चीप ट्रिक्स लेकिन तेरे जैसे के लिए काफी हैं। ओल्ड मैन चीख पड़ा, तू कर्स से कैसे बच निकला? उसने मन ही मन सोचा, मैं अभी भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, अगर इस टेक्निक से निकल गया तो इसे खत्म कर दूंगा। टाइम खरीदने के लिए उसने कहा, अगर मुझे मरना ही है तो कम से कम एक एक्सप्लेनेशन दे। लेकिन उसका चेहरा बदल गया। उसने डर कर पूछा, तू क्या कर रहा है? शिवश्यान पहले ही एक बॉलिंग बॉल साइज एनर्जी स्फीयर चार्ज कर रहा था। उसने कहा, स्टॉल करने का कोई फायदा नहीं है। ओल्ड मैन चिल्लाया, तू अपने बाप को मार रहा है, तू दिल का पत्थर है। लेकिन शिवश्यान ने कामली जवाब दिया, मैं एक और दुनिया से आया हूँ, वहां मैंने काम कर करके अपनी जान दे दी थी। शुक्सियन को याद था, वो एक बार मरकर रीइंकारनेट हुआ था और अब दोबारा वैसा नहीं चाहता था। उसका बाप वेपराइज हो गया। लेकिन इतना ही नहीं, हमारा बॉय ने ओल्ड मैन की बाकी बची हुई पावर अब्सॉर्ब कर ली और साथ ही लॉबस्टर की टेक्निक भी सीख ली। वापस सेक्ट में लॉबस्टर की बॉडी टेबल पर पड़ी थी। छिनफेंग ने पूछा, ये सब सच में मेरे लिए है? शुक्सियन ने हाँ कहा, लेकिन साथ ही बताया कि ये युहाई को भी शेयर करना होगा और अगर जरूरत पड़ी तो सिस्टम में और भी है। छिनफेंग जल गई, युहाई तो अभी अभी आई है, फिर उसे शेयर क्यों करना है? तभी युहाई एंट्री मारती है, हमेशा की तरह हेल्थी और फ्रेश। हमारा बॉय हंसकर पूछता है, तो चिकन कैसा है? लेकिन युहाई थोड़ी डिस्करेज्ड लगती है। यिनेंग ने आइडिया दिया, शायद इसे मॉन्स्टर का मांस खिलाओ, मदद करेगा। तो उन्होंने लॉबस्टर का मांस उस छोटे से चिक को दिया। सभी उसकी रिएक्शन देखने को क्यूरियस थे। जैसे ही वो खाता है, युहाई का डिसाइपल बनने के बाद अनलॉक हुआ टैलेंट एक्टिवेट हो जाता है। अब उसके बीस्ट्स जब स्पिरिचुअल चीजें खाएंगे, उनकी ग्रोथ रेट डबल होगी। एक गोल्डन ग्लो फैलता है। वेट, ये सच में फीनिक्स बनने वाला है क्या? अभी नहीं, वो स्पिरिचुअल पेट बन चुका है, लेकिन फर्स्ट रेल में ही था तो पूरा इवॉल्व नहीं हुआ। फिर भी यूहाई खुश होकर मुस्कुराई, मैंने कहा था ना ये फीनिक्स बन रहा है। लेकिन छिनफंग छिड़कर बोली, अरे ये अब भी फैंसी चिकन ही है। दोनों में बहस छिड़ जाती है। यूहाई इंसिस्ट करती है कि ये फीनिक्स है और छिनफंग धमकी देती है कि चिकन का खाना छीन लेगी। उधर हमारा बॉय सोच रहा था, वो अब 5th रेल्म में पहुंच चुका था और डिसाइपल से उतना एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था। डेली टास्क अब काफी नहीं थे। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, मिशन सिस्टम अनलॉक। अब वो डिसाइपल्स को मिशंस दे सकता था और जब वो पूरे करेंगे उसे एक्सपीरियंस मिलेगा। उसने ईवल स्मर्क दिया, एकदम परफेक्ट प्लान। गोल्डन लाइट पूरी जगह फैल गई और सारे डिसाइपल्स ने समनिंग टेक्निक सीख ली। उसने समझाया, अब वो अपनी प्रोफेशन और स्किल्स के हिसाब से मिशंस कर सकते हैं और इमरजेंसी में उसे समन भी कर सकते हैं। युनचू ने पूछा, मास्टर आप खुद नहीं चलेंगे? उसने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, और सारा काम औरतों पर छोड़ दिया। एब्सोल्यूट गिगा चैड, फुल मेनेस। नेक्स्ट सीन, हमारा बॉय सीढ़ियां चढ़ रहा। वो थैंक कर रहा था उस बंदे को जिसने कैवन में उसे जानकारी दी थी। अगर वो इंटेल न मिली होती तो उसे अपने बाप के अटैक के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। मैन, वो था वू चेंगन, वही बंदा जो हमेशा सब एक्सप्लेन करता है। उसने कहा कि वो अब तक सब कुछ क्लोजली देख रहा था और काफी कुछ प्रिडिक्ट भी कर लिया था। हमारी गर्ल ने पूछा, तू हेल्प क्यों कर रहा है? तो वू ने सीधा बोला, मैं ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, एप्टीट्यूड वीक है और मेहनत भी नहीं करनी, इसीलिए मैं हमेशा किसी भरोसेमंद इंसान को ढूंढता रहा जिस पर डिपेंड कर सकूं। और जिस दिन शाओ फैमिली की प्राउड डॉटर शिवशेन की डिसाइपल बनी, उसी दिन उसे समझ आ गया था कि हमारा बॉय एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट। कम से कम उसकी ऑनेस्टी को देखकर हमारा बॉय इंप्रेस्ड हुआ। कट, कुछ दिन पहले एक केव के अंदर वू चेंगन पूरा एग्जॉस्टेड पड़ा था, हाथ में सोर्ड पकड़े हुए। सोच रहा था, मुझे इस पहाड़ पर पेट्रोल के लिए क्यों भेजा अगर यहाँ इतना शक्तिशाली जानवर है। उसके सामने खड़ा था एक लेवल 3 ब्लैक बेयर और मैन, वो बेयर ने उसको दीवार पर नूडल की तरह स्मैश कर दिया। लेकिन असली ट्विस्ट, वो बेयर असल में कंट्रोल हो रहा था युहुई के हाथों से। उसने अपने मास्टर को आवाज दी, मिशन पूरा। मास्टर ने उसे प्रेज किया। अब एनिमी का सबसे बड़ा इन्फॉर्मेंट एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन युहुई क्यूरियस थी, मुझे डीमन सप्रेशन डिवीजन में क्यों बुलाया गया है? उसने पहले भी ये सवाल किया था और अब प्रेजेंट में वू चेंगन ने साफ बोला, मुझे भी नहीं पता, पर हायर अप्स से मिलते ही सब पता चल जाएगा। मीनवाइल हमारा बॉय ऊपर देख रहा था उस जगह को और बोला, सीरियसली मैं इस फिल्मी से पेपर पर चढ़ूंगा? मजाक है क्या? वो ने समझाया, यही तो ट्रायल है, बहुत कम लोग ही इसे पास कर पाते हैं। तभी हमारा बॉय ने फुट टेक्निक एक्टिवेट किया। बस 2 कदम ही लिए और लगभग टॉप तक पहुंच गया। असल में जब एनर्जी से कदम रखते हो तो वो पेपर रिफ्लेक्ट होकर और स्ट्रांग बनता है। लेकिन तभी एक सिंबल अचानक गोल्ड में बदल गया और उसकी तरफ मूव करने लगा। अचानक एक स्पिरिचुअल हैमर उसकी जान लेने ही वाला था। मैन, ये तो मिक्स था मेडिवल ट्रैप्स प्लस कल्टीवेशन टेक्निक्स का, और वहीं रुकने वाला नहीं था। सोर्ड्स की पूरी बराज उसकी तरफ आ रही थी। उसने तुरंत इमोबिलाइजेशन टेक्निक प्लस स्टील स्किन एक्टिवेट कर दी। अटैक्स उसके हाथों के बीच टकराए और ऑरा आसमान तक सर्ज कर गई। लेकिन दिक्कत ये थी, ये सोर्ड्स ट्रैकिंग टेक्निक से आए थे, मतलब ये पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। उसने सोचा, क्या इमोबिलाइजेशन टेक्निक से फ्रीज किया जा सकता है? ट्राई किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बूम, आसमान में एक्सप्लोजन हुआ और एक सोर्ड तो उसकी आंख फोड़ने ही वाला था। लेकिन तभी कोई पीछे से आकर वो अटैक रोक देता है। एक आदमी जिसका नाम था वांग सिजी। उसने हमारे बॉय को डांटते हुए बोला,
तू बहुत रेकलेस है, मुझे तो तुझे लेने आने का भी टाइम नहीं मिला। फिर उसने फॉर्मेशन डीएक्टिवेट कर दी और समझाया, ये सील्स असल में लेवल 5 डीमंस को रोकने के लिए बनाई गई हैं। हमारा बॉय तुरंत बोला, तो बाकी सील्स डिसेबल कर दी क्या? आगे तो ढेर सारी हैं, लेकिन वांग सीजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, उसकी जरूरत नहीं। फिर हवा में लीक होकर उसने उसे पकड़ा और सीधा आइलैंड पर फेंक दिया। बेचारे की लैंडिंग ऐसी हुई कि चेहरा ही पूरा बिगड़ गया। तभी उसे समझ आया, 8वीं रियल्म कल्टीवेटर सच में अलग ही लेवल होते हैं। लेकिन तभी हवा में एक ब्लैक रिफ्ट खुला और रेड एनर्जी फैलने लगी। उसमें से निकला एक मिनोटॉर जैसा क्रीचर। उसकी ऑप्रेसिव ऑरा देखकर वही डर लगा जैसा पहली बार यूई को देखकर हुआ था। एनर्जी उसके शरीर को छूते ही लगा जैसे हड्डियों पर पत्थर रगड़े जा रहे हों। मॉन्स्टर उसकी तरफ झपटा, लेकिन वांग सीजी ने उसे खींचकर ऊपर ले लिया। ऊपर पहुंचते ही वांग बोला, अजीब है, इतना पास पोर्टल खुलना अनयूजुअल है। हमारा बॉय भड़क गया, भाई सोचना बंद कर और मॉन्स्टर संभाल। बीस्ट ने बड़ा अटैक चार्ज किया। हमारा बॉय जानता था कि उसका कोई चांस नहीं, लेकिन फिर भी चुप खड़ा नहीं रहना चाहता था। उसने अपनी टेक्निक रेज की और बोला, अभी मैं बस एक टिड्डी हूँ जो बैलगाड़ी रोकने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये शायद कोई चाइनीज प्रवर्ब होगा। लेकिन वांग सीजी ने आराम से मिनोटॉर की पूरी पावर अपनी हथेली में क्रश कर दी। हमारा बॉय शॉक में रह गया। उसने पूछा, बिना टेक्निक के कैसे? तो वांग ने बोला, इस जगह पर 3rd लेवल टेक्निक यूज करना ऐसा है जैसे चींटी पेड़ हिलाने की कोशिश करे। लो, एक और प्रोवर्ब अपने पास रख ले। तभी मिनोटॉर का मैसिव अटैक उनकी तरफ आ रहा था, बस ब्लास्ट होने ही वाला था। वांग सीजी ने हाथ बढ़ाया, एक मैजिक सर्कल बनाया और बैरियर एक्सपैंड कर दी। अटैक पूरे जोर से टकराया और फैलने लगा, लेकिन इस बंदे में स्क्वब था, कसम से। उसने आराम से अपनी कलाई घुमाई और वो पूरा अटैक कहीं और उड़ा दिया। हमारा बॉय ऑ में खड़ा देखता रह गया जब अटैक पहाड़ों के पार निकल गया। लेकिन सबसे अनलकी थी एक पुअर सी रैबिट, जिसकी पूरी फोर्स उस एक्सप्लोजन में खत्म हो गई। जगह पर एक मैसिव क्रेटर बन चुका था। हमारा बॉय यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर होती है। सिर्फ एक ब्लास्ट ने अनगिनत पहाड़ों को मिट्टी में बदल दिया। न्यूक्लियर बॉम्ब भी फेल लग रहा था उसके सामने। अब जाकर समझ आया कि उसका छोटा सा अटैक उस चीज को रोकने के लिए कितना रिडिकुलस था। और फिर मिनोटॉर वापस रिफ्ट में रिट्रीट करके गायब हो गया। हमारा बॉय सेलिब्रेट कर रहा था, कम से कम ये सोचकर कि वो बड़ा बीस्ट अब पीछे हट गया। वांग सीजी सोच रहा था कि शायद ये मॉन्स्टर बस डीमन सप्रेशन डिवीजन की ताकत चेक करने आया था। कुछ देर बाद मेन हाउस के अंदर हमारा बॉय अकेले हॉलवे में वॉक कर रहा था। उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने उसे अकेले आने को कहा था, लेकिन जगह बिल्कुल खाली थी। तभी सामने एक गोल्डन लाइट दिखाई दी। हमारा बॉय रुक गया और घूरने लगा। सामने एक लड़की खड़ी थी, हाथ में फैन, सिर पर क्राउन। भविष्य में क्या ये उसके नीचे ऑनेस्टली काम करेगी? उसका नाम था ली वान और वो लॉन्ग वान की एम्प्रेस थी। किसी को आइडिया नहीं कि वो किस रियल्म की है। गेमर होने के नाते हमारे बॉय ने तुरंत देखा कि उसका नाम ऑरेंज में है, मतलब ये डेफिनेटली एक रिस्पेक्टेड फोर्स थी। फिर सीन कट हुआ और कोई और उससे ड्रैगन टंग की बात पूछ रहा था। यंगचुन ने बताया कि सबसे पावरफुल लोग उस ब्लड लाइन के होते हैं जो उन्हें ड्रैगन्स की लैंग्वेज बोलने का एबिलिटी देती है। हमारा बॉय पूछता है, इतना स्ट्रांग सच में? यंगचुन बताती है, ये ब्लड लाइन अकेले ही अनगिनत वॉर्स का आउटकम बदल चुकी है। जब कोई इस पावर से बोलता है तो उसके सामने सारी क्रीचर्स नील करती हैं। तभी लीवान पूछती है, तुमने मुझे मिलकर अभी तक नील क्यों नहीं किया? हमारा बॉय प्रेशर में आ गया। तुरंत उसने घुटने टेके और ऑलमोस्ट फेस जमीन से लग गया। ये एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल नई चीज थी, उस डीमन से भी कहीं आगे। लीवान इंप्रेस्ड होकर बोली, कमाल है कि तुमने इतनी एज में भी अपनी टैलेंट्स अवेकन की। हमारा बॉय ऑकवर्ड होकर डाउन प्ले करता है, मैं तो बस ऑर्डिनरी इंसान हूँ, रिकॉग्निशन डिजर्व नहीं करता। लीवान हंसते हुए बोली, तुम हम्बल हो, और उसे स्टैंड अप होने को कहा। फिर उसने पूछा, क्या सच में मिस यू हुई ने तुम्हें मास्टर एक्सेप्ट किया जाओ फैमिली में? एक मिशन के दौरान जब वो जाओ फैमिली गई थी, उन्होंने सारे पोटेंशियल मास्टर्स रिजेक्ट कर दिए थे, इसलिए उसे जानना था कि हमारे बॉय ने ये कैसे मैनेज किया। ज्यूशियन बस बोला, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनकी फीनिक्स रेज करने में हेल्प करूंगा। एम्प्रेस एक्साइटेड होकर खड़ी हुई, अच्छा अब ये इंटरेस्टिंग हो गया। फिर उसने कहा कि अब उसे प्रिपेयर करना है उसके डिग्री के लिए। ज्यूशियन को बनाया गया असिस्टेंट टू कमांडर्स ऑफ डीमन सप्रेशन डिवीजन और साथ में गवर्नर ऑफ यीजो। उसने ये ऑनर ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट किया। लीवान बोली, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस वर्ल्ड में क्या अचीव करोगे। उस दिन बाद में किसी ने एम्प्रेस से पूछा कि वो ऐसे लड़के को फेवर क्यों कर रही है। पीछे अचानक एक गोल्डन ड्रैगन उभरा और बोला कि इस लड़के पर शक है। उसने अपने भाई, माँ और यहाँ तक कि बाप को भी मार डाला। साफ था कि ये कोई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन एम्प्रेस ने कामली जवाब दिया कि कोई पक्का सबूत नहीं है, और वैसे भी अगर उसने इतने सालों तक दबाए जाने के बाद कुछ ऐसा न किया होता तो उसका हाल भी उसके जैसा ही होता। पता चला उसका बड़ा भाई उसकी टैलेंट का एक हिस्सा चुरा चुका था। इसी वजह से जब डीमंस हमला करते तो उसे एक्शन लेने में एक्स्ट्रा सावधान रहना पड़ता, क्योंकि अगर कभी क्रीचर्स को पता चल गया कि उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही तो वो इस जगह पर टूट पड़ते। सीन कट होता है। हमारा बॉय 1 किलोमीटर लंबी दीवार के सामने खड़ा था, सोच रहा था कि ये जगह सरप्राइजिंगली पीसफुल लग रही है। देखने में तो ऐसा था जैसे कोई शहर हो जिसकी जीडीपी बहुत हाई हो। उसके दोस्त ने पूछा, भाई ये जीडीपी होता क्या है? ट्रैवलिंग विद मास्टर शिव वाज ट्रूली अ डेली लेसन। हमारा बॉय बोला,
मास्टर मत बोल, जैसे पहले बोलता था वैसे ही बोल। दोस्त ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन तुरंत पूछ लिया कि बाकी डिसाइपल्स कहाँ हैं जिन्हें उसने बाहर भेजा था। हमारी गर्ल ने समझाया कि हर कोई इस वक्त अपनी कल्टीवेशन में व्यस्त है। यी चिनफंग डीमन बोर केव के सामने खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया, ये जानते हुए कि ये सील्ड कैवर्न है, लेकिन मास्टर की परमिशन से वो अंदर जा सकती थी। सील डिसॉल्व हुआ और दरवाजा खुलने लगा, लेकिन अंदर से तुरंत एक बोर उसका स्वागत करने आ गया। जान बचाने की कोशिश में वो उस पर झपटा, लेकिन लड़की तो नाइफ एक्सपर्ट थी। एक तेज स्लैश से उसने उसके मुंह को काट। सामने और भी कई थे। उसने कैजुअली बोला, वैसे भी पोर्क कम हो रहा था, अब स्टॉक भरने का परफेक्ट चांस है। लड़ाई इतनी इंटेंस थी कि थोड़ी देर बाद एक पिग डर से कांप रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था। तभी एक मैसिव ताकत ने उसे दूर फेंक दिया। केव का बॉस जूफंग सामने आया और बोला, मेरे सबॉर्डिनेट्स को इतनी आसानी से हराना, रिडिकुलस। धीरे धीरे यी चिनफंग उसकी ओर बढ़ी। वो बोला कि सबॉर्डिनेट्स को इंग्रेडिएंट्स की तरह इस्तेमाल करना हद से ज्यादा हो गया है। यी चिनफंग हंसी और बोली, तू और मैं दोनों जानते हैं कि ये क्रीचर्स असल में किस काम आते हैं। बोर गुस्से में दहाड़ा, मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा, तेरा दिल निकालकर एपेटाइजर बना दूंगा। इतना कहकर वो उस पर झपटा, लेकिन यी चिनफंग ने डॉज किया और उसकी लेग पर तेज स्लैश मारा। उसके ब्लेड स्किल्स इतने प्रिसाइज थे कि सीधा एकिलीज टेंडन काट दिया। फिर वो जमीन पर खड़ा रहा, एक और वार के लिए ब्लेड उठाया और पूरे ग्राउंड को हिला डाला। पहले ही बॉस के कंधे पर एक और कट कर चुकी थी और गुस्से में बोला, तू तो डैम फ्लाई है जो बस डॉज ही करती रहती है। लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, ये छोटे छोटे कट्स मेरे लिए बस टिकल जैसे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन रियलिटी ये थी कि उस पर ज्यादा असर हो ही नहीं रहा था। वो लगातार अटैक करता रहा और वो लगातार डॉज करती रही। उसे पीछे हटना पड़ा और हील्स पर लैंड करके पीछे कूदना पड़ा। उसी मोमेंट बॉस को एक परफेक्ट ओपनिंग मिल गया। उसने जोर से स्विंग मारा, सीधा उसके फेस को क्रश करने के लिए। अटैक इतना खतरनाक था कि जमीन फट गई। उसके पैरों का हिस्सा मलबे के नीचे दिख रहा था। बॉस ने मजाक उड़ाया, आखिरकार तू सच में मेरे खाने का हिस्सा बनने वाली है। लेकिन तभी उसका चेहरा बदल गया। उसने देखा कि उसका मेस उसके हाथ से खींच लिया गया। वो शॉक में था। ये अब भी इतनी ताकत कैसे रखती है? ये छिनफांग ने उसका हथियार फेंक दिया और तेजी से उस पर चार्ज किया। बॉस ने हंसते हुए देखा, अब तू और भी छोटी नाइफ ले आई? मेरे दूसरे क्लब से मैं इसे खत्म कर दूंगा। उसने फिर से अटैक किया और लगा जैसे यी ने डॉज किया। बॉस चिल्लाया, बस कर ये टिकलिंग, और एक और स्ट्राइक के लिए तैयार हुआ। लेकिन जब उसका क्लब नीचे गिरा, उसकी पूरी आर्म सशीमी बन चुकी थी। जमीन खून से भर गई। बॉस गुस्से में बोला, तू अचानक मेरी फ्लैश कैसे काट पा रही है? तभी उसने नोटिस किया उसके हाथ में अब 2 ब्लेड्स थी। ये बोली, मैं गरीब पैदा हुई थी, मुझे ज्यादा एजुकेशन नहीं मिली। सुबह से रात तक मैं अपने पिता के साथ बुचर शॉप में काम करती थी। बॉस उसकी बातों से कंफ्यूज हो गया। यी ने आगे कहा, युनचू ने मेरे लिए टेक्निक्स लिखी, पर वो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स थी। मैं अपने मास्टर जैसी नहीं जो किताबें निगल जाती हैं। बॉस और भी कंफ्यूज हो गया। तब यी ने सिंपल शब्दों में कहा, सालों साल बुचर शॉप में काम करके मैं पिग्स काटने की मास्टर बन गई हूँ। बॉस गुस्से में चिल्लाया और अपनी शोल्डर गार्ड जमीन पर स्मैशिंग की। अचानक उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगा। अब वो अपने असली रूप में बदल गया, एक हग वाइल्ड बोर। उसने फुल स्पीड से उस पर चार्ज किया, पर ये डॉज कर गई और वो पूरी केव वॉल तोड़कर निकल गया। यी ने एक छोटा कट तो किया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी स्किन पहले से कहीं ज्यादा टफ हो चुकी थी। प्रॉब्लम ये थी कि पूरी केव गिरने लगी। अगर उसने ज्यादा देर कर दी तो दोनों जिंदा दफन हो जाते। लेकिन बॉस अभी भी लगातार चार्ज करता रहा। भागते हुए यी ने अपनी एक्सरे विजन एबिलिटी एक्टिवेट की। अब उसे उसके पूरे मसल्स और कनेक्शंस साफ दिख रहे थे। वो सीधे उसकी तरफ दौड़ी और अपनी एबिलिटी बुचर्स प्रिसिजन एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल उसने इतनी तेजी से स्ट्राइक की कि पूरा बोर नीले स्लैशेस के तूफान में गिर गया और एक पल में उसका पूरा बॉडी टूटकर अरबों छोटे छोटे पीसेस में बिखर गया। अब बस हड्डियां बची थीं। ऐसा मौत का सीन तो हमारा प्रोटैगनिस्ट भी नहीं कर सकता था। डीमन बोर ऑफिशियली स्ले हो चुका था और यी चिनफांग इंपीरियल शेफ के रैंक तक पहुंच गई। वो केव से बाहर निकली, ढेर सारे मटेरियल्स उठाए हुए, हंसते हुए बोली, ये फाइट सच में वर्थ थी। सिस्टम नए आइटम्स से ओवरफ्लो कर रहा था और हमारे बॉय को लगातार एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे थे। दूसरी तरफ एक कमरे में सन चैन नाम का आदमी अपनी चेयर पर बैठा पूछता है, सुएक्शन, तुझे इतनी रिमोट जगह पे क्या लाया? हमारा बॉय कामली बोला, मैं एम्परर की तरफ से आया हूँ, रीजन की प्रोग्रेस देखने और खोए हुए लैंड्स वापस लेने के लिए। संचान ने हंसते हुए कहा, यह पॉसिबल ही नहीं। लोकल फोर्सेस से यहाँ कुछ रिक्लेम करना नामुमकिन है। यीशु सिटी डेंस फॉरेस्ट और एक बड़ी स्टेप के पास है। वहाँ इतनी डीमंस हैं कि जो भी भेजा जाता है वो लौट कर नहीं आता। हमारा बॉय बोला, पक्का? संचान ने समझाया, कंफर्म करने का सिर्फ एक तरीका है, किसी को वो जंगल क्रॉस करना होगा, लेकिन पहले उसे डीमन बोर हराना पड़ेगा जो माउंटेन का गार्डियन है। और फ्रैंकली ये रिस्क लेना बेकार है, लेकिन अगर तू इतना ईगर है तो खुद ट्राई कर ले। उसी वक्त सुशियान मुस्कुराया, इस बारे में मेरे पास कुछ कहने को है। संचान ने पीछे फुटस्टेप्स सुने, पलटा तो देखा छिनफंग अंदर आ रही थी, हाथ में डीमन बोर के बाकी हिस्से उठाए हुए। उस मैसिव टस्क को देखकर संचान हक्का बक्का रह गया। ये कहां से लाया?
चिनफंग कैजुअली बोली, ओह वो डीमन बोर ऑलरेडी किल हो चुका है, अब तो बस इसे डिनर के लिए प्रिपेयर करना है। सन चान स्टन्ड खड़ा रह गया, क्या जिसने डीमन बोर को मारा वही अब खाना भी बनाएगी? और तभी चिनफंग ने अपनी पॉकेट से एक कागज निकाला, सामने लहराते हुए बोली, और ये रहे डिटेल्स इस वीडियो को लाइक करने के लिए, ताकि टून सेंसे अपने व्यूअर्स लिए और भी ऐसी वीडियो ला सके। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।